हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। D2C मार्केटिंग इज नॉट ओनली अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग। D2C मार्केटिंग के अंदर केवल गूगल एड्स और फेसबुक एड्स नहीं आता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हमें कंसिडर करने की जरूरत है अगर हम अपनी ब्रांड को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज को इन डेप्थ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एज अ कोर्स। सो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया है विद रिगार्ड्स टू D2C बिजनेस एंड दिस मार्केटिंग। सो लेट्स बिगिन दिस ट्यूटोरियल। किस तरीके से D2C बिजनेसेस को ग्रो किया जाता है, और साथ ही साथ बहुत डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे D2C बिजनेसेस की रिलेशन विद रिगार्ड्स टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, या परफॉर्मेंस मार्केटिंग का इस्तेमाल करके किस तरीके से D2C बिजनेसेस को ग्रो किया जाता है। कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स वगैरह भी होते हैं, या किस टाइप की टेक्नोलॉजीज को हमें फॉलो करना चाहिए अगर हमारा कोई D2C बिजनेस है, या जब हम अपना D2C बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो वेबसाइट के बारे में किस तरीके से सोचना चाहिए, एड्स के बारे में किस तरीके से सोचना चाहिए। इन सभी चीजों को हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर विद इन डिफरेंट वीडियोस। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बिल्कुल बेसिक वीडियो हमारा ये बात करेंगे केवल D2C बिजनेस मॉडल के बारे में कि आखिर ये D2C क्या होता है, नॉर्मल ई कॉमर्स से, मार्केट प्लेस से किस तरीके से अलग है, क्या बेनिफिट्स D2C बिजनेसेस में हमें मिलते हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। सो गाइस, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है D2C, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, राइट। तो इस मॉडल के अंदर क्या होता है, यू आर जस्ट एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन फ्रॉम द प्रोसेस, राइट। एंड दिस काइंड ऑफ बिजनेस यूजुअली स्टार्ट्स विद द वेब, यानी कि वेबसाइट से जनरली D2C बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर, राइट, यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर है, और जब ये अपना जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली ना किसी कंज्यूमर तक पहुंचाता है तो उसी को हम लोग D2C बोलते हैं। तो जनरली मैन्युफैक्चरर ने भाई प्रोडक्ट बना दिया, अब उसको अगर सेल करना है तो उसे किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अपनी एक वेबसाइट बनाता है और उसके ऊपर फिर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लिस्ट करता है, और फिर वहां पर जो ट्रैफिक है वो लेकर आता है। ट्रैफिक का जो सोर्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इनिशियली जब आपका D2C बिजनेस होता है उस वक्त आपके पास कोई सोर्स नहीं होता है, पहले से कोई सोर्स नहीं होता है जहां से आप ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट कर पाए अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो आपके पास एक ही चारा बचता है, वो होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, यानी फेसबुक एड्स और गूगल एड्स। उनका आप सहारा लेते हैं और वहां से जो ट्रैफिक है उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आ जाते हैं, और वहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक और टारगेटिंग थोड़ी आसान भी होती है। तो ये काम आपका बहुत ही जल्दी हो जाता है, बशर्ते अगर आप SEO वगैरह के चक्कर में पड़े तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो D2C बिजनेसेस की शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है एक बेहतर परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, या अगर उन्होंने किसी एजेंसी वगैरह के साथ कोलैबोरेट कर रखा है तो उस एजेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि शुरुआत में ना एजेंसीज बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर देती, क्योंकि D2C बिजनेस ओनर को ना बेसिकली अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानकारी होती है, बट टेक्नोलॉजी को वो उस चीज के साथ सिंक नहीं कर पाता है। किस टाइप के कैंपस रन करने चाहिए, किस टाइप के कैंपस नहीं रन करने चाहिए, किस तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग का यूज करना चाहिए। तो ऐसे में अगर कोई बेहतर उनको गाइड करने वाला पर्सन मिल जाता है, एजेंसी मिल जाती है, या कोई मेंटोर मिल जाता है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। फाइन। सो यहां पर हमने बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर D2C इज interesting for manufacturers as it offers them opportunity to bypass retailers and sell their brands directly, right? कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि D2C और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, D2C का सीधा सा मतलब ये होता है कि आपकी अपनी एक वेबसाइट है और उसके ऊपर यूजुअली आप एक ही ब्रांड का जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई ब्रांड है X और उस ब्रांड का लेट्स से ये पेन टैब आता है, उस ब्रांड का जो है वो पेन आता है, तो हम भाई अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपनी D2C वेबसाइट के ऊपर अपनी ही ब्रांड बेचेंगे, किसी दूसरे की ब्रांड नहीं लेकर आ जाएंगे। अगर कोई हमसे बोलता है कि सर ये रहा हमारा प्रोडक्ट और हम भी पेन बेचते हैं, आप यहाँ पर बेचने लगो, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। तो मैन्युफैक्चरर्स जब अपनी ब्रांड को लेकर आते हैं वेबसाइट के ऊपर, देन हम बेसिकली इसको टर्म देते हैं D2C। अदरवाइज इट बिकम्स ई कॉमर्स। जब आप बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स और उन सब चीजों को लेकर आ जाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, इट एक्चुअली बिकम्स ई कॉमर्स, ठीक है। और ई कॉमर्स देयर कैन बी मार्केट प्लेस टू, जैसे अगर मैं बात करूं अमेजॉन की, अगर मैं बात करूं फ्लिपकार्ट की, ठीक है, जो भी आप नाम लेना चाहो, जो भी फेमस नाम लेना चाहो, दैट इज बेसिकली ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। अब इसी चीज को हम लोगों ने एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन D2C ओनली वन ब्रांड इज इन्वॉल्व, वेयर एज इन जनरलाइज्ड ई कॉमर्स देयर कैन बी अ मार्केट प्लेस टू। फाइन। इसके बाद थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि D2C में क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि वहां से जो मिडिल मैन है ना, बीच से वो मिडिल मैन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो एक्चुअली आप डायरेक्ट कस्टमर के फीडबैक के भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं कि कस्टमर क्या बोल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स वगैरह में मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। बट ये चीज तभी पॉसिबल होती है जब मैन्युफैक्चरिंग आपके कंट्रोल में होती है। तो D2C बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो रहती है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग आपके कंट्रोल में, अगर
प्रोडक्ट आपके कंट्रोल में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपके कंट्रोल में है, तो अकॉर्डिंग टू द सिग्नल दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उसके हिसाब से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। या जब भी आप टेस्टिंग करते हैं ना, तो टेस्टिंग के टाइम में आपको सिग्नल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो जब भी आपका मार्केट में प्रोडक्ट जाता है ना, उसके बाद वहां से मार्केट से रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। तो जो रिस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पर आपको अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जरूरी नहीं करने पड़े, हो सकता है करने पड़ सकते हैं। तो वो कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, राइट। सो आप समझिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग साइड D2C एंड ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या हुआ, ये प्रोडक्ट मेरे पास आया, 10 रुपए का मैंने खरीदा, आगे 12 रुपए का भेज दिया, वो मेरे लिए एक तरीके से ट्रेडिंग हो गई। अब अगर मुझे कोई फीडबैक मिल रहा है तो मैं या तो इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को ही चेंज कर दूं, मैं कहूं कि भाई ये वाला प्रोडक्ट मेरे को नहीं बेचना है क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो मेरे को निगेटिव फीडबैक मिल रहा है, बट वहां पर फिर D2C में बहुत ज्यादा आपको मजा नहीं आएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में जब मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो उनके पास कंट्रोल होता है। अब देखिए, वो हो सकता है कि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स ना हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो उनको सपोर्ट कर रही हो, बट अगेन द पॉइंट इज कि जो सिग्नल्स, जो फीडबैक कंज्यूमर से आ रहा है वो प्रॉपरली एड्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। फाइन, देन यू हैव द डेटा। क्योंकि मिडिल मैन, अगेन देखिए डेफिनेशन तो बहुत ही क्लियर है ना, क्योंकि मिडिल मैन कोई नहीं है बीच में, आप डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, वही D2C है, राइट। तो डेटा भी आपके पास डायरेक्ट आ रही है, यू हैव प्रिटी गुड डेटा इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स में आपके डेटा होती है, आपके पास ऑर्डर्स के फॉर्म में डेटा होती है, आपके पास कार्ट अबेंडनर्स के फॉर्म में डेटा होती है अगर आपकी वेबसाइट है, राइट। कंट्रोल ओवर कस्टमर जर्नी, ठीक है। हायर ग्रॉस मार्जिन, अगेन मिडिल मैन हट गया तो ग्रॉस मार्जिन ज्यादा होंगे आपके पास। बीच में आप खर्चे किस तरीके से करते हो इसकी हम लोग और चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हायर ग्रॉस मार्जिन की तो बात हो रही है, बट ऐसा नहीं कि बीच में खर्चे नहीं होते, बहुत सारे खर्चे होते हैं। आपके मार्केटिंग के एक्सपेंसेस होंगे, आपका RTO होगा, आपके वेबसाइट मेंटेनेंस के बहुत सारे डिफरेंट जो है, आपके स्टाफ की सैलरीज होंगी जो पैकेजिंग वगैरह कर रहे होंगे, आपका सपोर्ट स्टाफ होगा कोई तो उसका कुछ सैलरीज जारी होंगी। तो बीच में जो है वो बेसिकली आपके एक्सपेंसेस होते हैं। बट अगर आपको अपनी D2C बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो इस चीज को भी समझना पड़ता है कि मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना है और खर्चे वर्चे निकाल के मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो कितना बनता है, उसके बाद जाकर आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, राइट। यू आर मोर फ्लेक्सिबल इन टेस्टिंग न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो रही होती, आपके पास नॉर्मली वेबसाइट होती है, आप फेसबुक एड्स और गूगल एड्स रन कर रहे होते हैं शुरुआत में जो है वो ट्रैफिक लाने के लिए। तो वहां पर बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे जो क्रिएटिव्स हैं, बहुत सारा जो यूजर जनरेटेड हमारा कंटेंट होता है उसको टेस्ट करने की आपको फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मिल जाती है। सो यू हैव स्कोप ऑफ अ वेरी गुड स्कोप ऑफ टेस्टिंग न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। जब कभी हम लोग D2C बिजनेस के लिए वेबसाइट की बात करते हैं, हमारे सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम हमारी जो वेबसाइट है उसको वर्डप्रेस और वूकॉमर्स की मदद से बना लें, या फिर हमारी वेबसाइट को जो है वो शॉपिफाई के ऊपर बना लें, या तीसरा जो ऑप्शन हमारे सामने आता है वो होता है कस्टम कोडेड वेबसाइट जो है एक वो बना लें और हम अपना D2C बिजनेस जो है वहां से शुरू कर लें। और भी बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो अपलोड कर सकते हैं और एक D2C वेबसाइट का एक्सपीरियंस लेकर फिर वहां पर भी आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके एक D2C वेबसाइट एक तरीके से आप बना सकते हैं। बट उनकी इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती, जो मेजर चर्चा होती है वो इन 3 प्लेटफॉर्म्स की ही होती है। तो अब आपको कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वेबसाइट बनानी चाहिए अपने D2C बिजनेस के लिए, इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। एक सवाल अक्सर हमारे सामने आता है कि इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। देखिए, तीनों ही बेहतर है, आपको सबसे पहले यह समझना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसी चीज को ध्यान में रख के हम लोग यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे किन सिचुएशन में कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है और किसी प्लेटफॉर्म को कब जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, किस प्लेटफॉर्म को कब नहीं सेलेक्ट किया जाता है, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे, राइट। सो हमारे सामने 3 ऑप्शन है। एक तो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो गई। वर्डप्रेस बेसिकली वूकॉमर्स प्लगइन को यूज करके बनती है। अब ओपन सोर्स है तो ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं। देन वी हैव शॉपिफाई वाला ऑप्शन एंड द थर्ड वन इज कस्टम कोडेड वेबसाइट। हम कोड करके बिल्कुल स्क्रैच से जो है हमारी वेबसाइट उसको हम बनाए। अब सबसे पहली चीज की कोडिंग की कितनी जरूरत पड़ेगी, कोडिंग नॉलेज की कितनी जरूरत पड़ेगी या डेवलपर की कितनी जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए, शॉपिफाई के केस में आपको डेवलपर की एज सच बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाता है अनटिल अनलेस आपको बहुत ही कोई एक्सट्रीम लेवल पर कस्टमाइजेशन की जरूरत ना हो। और अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं D2C बिजनेस की तो बेसिकली आपको उसकी जरूरत भी नहीं होती है। तो मैं यहां पर एक चीज मान के चल रहा हूं कि यहां पर आपको कोडिंग नॉलेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, वर्डप्रेस में कहीं कहीं पर आपको कोडिंग के नॉलेज की जरूरत होनी चाहिए। अब क्योंकि वर्डप्रेस जो बना हुआ है वो PHP
PHP को मिला के बना हुआ है। तो अगर आप वर्डप्रेस को यूज करके, वूकॉमर्स को यूज करके अपनी D2C वेबसाइट बना रहे हैं तो बैकअप में आप एक अच्छा PHP डेवलपर जो है वो जरूर रखें, ताकि अगर कहीं पर कोई मैटर फंसता है तो प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कोडिंग की जो नॉलेज है उसकी जरूरत है। कस्टम कोडेड वेबसाइट में आप समझ लें कि बिल्कुल 100% जो है विदाउट कोडिंग के नहीं हो पाएगा। तो जनरली एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत मुश्किल होता है उस वेबसाइट को संभाल के रखना, तो उसे उसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो उसी कंपनी को जनरली आउटसोर्स करनी पड़ती है जो कंपनी ने वेबसाइट जो है वो बनाई होती है। तो क्योंकि वो कुछ चेंजेस कर नहीं सकते, तो छोटे मोटे भी अगर कोई चेंजेस करने हैं तो भी हमें डेवलपर के पास जाना पड़ता है, या आपने जिस कंपनी से वेबसाइट बनवाई हुई है उनसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, ऐसे अगर आपने कस्टम कोडेड वेबसाइट बना ली और उसके बाद आप मार्केटिंग एजेंसी के पास जाते हैं, लेट्स से अगर आप हमारे पास आते हैं और मुझे उसमें कुछ बहुत सारे कोड्स जो है वो डिप्लॉय करने हैं, मुझे जो है वो डेटा लेयर पॉपुलेट करानी है, तो फिर मुझे जो आपका डेवलपर है, जो एग्जिस्टिंग डेवलपर है, जो एग्जिस्टिंग टीम है, उसके साथ कम्युनिकेट करके बहुत सारा काम जो है वो करवाना पड़ता है। तो यहाँ चीजें ना थोड़ी सी डिले होती हैं, बट अगेन यहाँ पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। बट अगर मैं बात करूं कंट्रोल की, तो कंट्रोल भी आपके पास बहुत ज्यादा आ जाता है। अब वही बात आती है, क्या शुरुआत में आपको जरूरत है इस चीज की? मुझे नहीं लगता है भाई, मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट वगैरह करने जा रहे हैं, तो आप एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी कस्टम कोडेड हैवी सी वेबसाइट बना लें और उसके बाद जो है आपकी मार्केटिंग काम ना करे। तो वो चीज काम नहीं करती। पहले अपनी मार्केटिंग टेस्ट कर लें, मार्केटिंग कर लें अपने प्रोडक्ट्स की, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को लोग पसंद भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वरना 4-5 लाख की वेबसाइट बनाकर बैठ जाने से कोई फायदा नहीं है, राइट? ये मेरी अपनी राय है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी कॉस्ट भी ठीक ठाक आती है। अब आ जाते हैं थोड़े से सपोर्ट के ऊपर, विच इज प्लगइन एंड ऐप बेस्ड। देखिए, वर्डप्रेस में बहुत सारी प्लगइन्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी प्लगइन्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारी जो मोस्ट ऑफ द प्लगइन्स हैं वो आपको यहाँ पर फ्री भी मिल जाएंगे। बट शॉपिफाई के अंदर आपको ऑलमोस्ट जितनी भी प्लगइन्स हैं वो आपको पेड मिलेंगी। प्लगइन्स की हम बात कर लें तो एप्स, बेसिकली एप्स की अगर हम बात करें तो वो पेड हैं, फाइन। और यहां पर जो भी आपको फीचर चाहिए वो बस उसी प्लेटफॉर्म के अराउंड आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो वर्डप्रेस ना थोड़ा सा चीप पड़ जाता है, राइट? थोड़ा सा चीप पड़ जाता है, क्योंकि शॉपिफाई में क्या होता है कि आपको मंथली ना एक तरीके से एक सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, प्लस ट्रांजैक्शंस वगैरह के ऊपर भी आपको कुछ अमाउंट जो है वो पे करना पड़ता है। प्लस अगर आप कोई प्लगइन वगैरह बाई कर रहे हैं, ऐप वगैरह बाई कर रहे हैं, तो वो भी आपको करना पड़ता है। बट यहाँ पर ये मंथली फीस के अंदर आपको होस्टिंग वगैरह मिल जाती है, और होस्टिंग वगैरह के कोई पंगे आपके सामने एज सच अराइज नहीं होते। थोड़ा सा आप सेफ रहते हो और चीजें काफी इजी रहती है। वहीं वर्डप्रेस में क्योंकि ये ओपन सोर्स है, तो आपको होस्टिंग वगैरह के बारे में भी अलग से जो है वो सोचना पड़ता है, उसके बारे में बहुत दिमाग आपको लगाना पड़ता है। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार होस्टिंग के एरर्स आपके बहुत सारे आने लगते हैं। देखिए, ये चीज तो यहाँ पर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है शॉपिफाई में कोई बग नहीं आते, कभी कभी बीच बीच में वहां पर भी बग आते हैं। बट यहाँ पर आपको ना स्पेशल थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा होस्टिंग की तरफ, कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कहीं कुछ हैक वैक होने के चांसेस तो नहीं है, किस टाइप की होस्टिंग आपने ले रखी है, शेड वगैरह होस्टिंग ले रखी है, तो वहां पर थोड़े से कभी कभी वनरेबिलिटीज के चांसेस होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस होते हैं, फाइन। तो वर्डप्रेस अगर मैं इनिशियल कॉस्ट वाइज आपसे बात करूं तो सस्ता है, बाद की भी कॉस्ट की बात करूं तो सस्ता है, ठीक है। कस्टमाइजेशंस वगैरह अवेलेबल हैं। शॉपिफाई इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा है, बट कस्टम कोडेड इन दोनों से कहीं ज्यादा जो है वो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार जो आपको करना है, उसमें कहीं ज्यादा महंगा है। सिक्योरिटी की बात करूं तो सबसे लीस्ट सिक्योर्ड है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा सिक्योर होता है अनटिल अनलेस आपका सर्वर वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, होस्टिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। एज सच यहाँ पर वनरेबिलिटीज इतनी आसानी से मिलती नहीं, क्योंकि कोड करके बनाया जाता है, कोई थर्ड पार्टी आप स्क्रिप्ट्स वगैरह बहुत ज्यादा अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो ये सिक्योर रहता है। वर्डप्रेस इज लीस्ट सिक्योर। थोड़ी सी सावधानी हटी तो समस्या जो है वो क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप किस टाइप की जो प्लगइन्स हैं उनका इस्तेमाल करें, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। उन प्लगइन्स के अंदर किस टाइप की स्क्रिप्ट्स वगैरह लगी हुई, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक तरीके से शॉपिफाई भी सिक्योर है। आप ऐसा नहीं देखोगे कि जितनी आसानी से वर्डप्रेस हैक्स होती हैं उतनी आसानी से शॉपिफाई भी हैक हो जाए, राइट। अब शुरुआत करने के लिए, प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए मैं इन दोनों को आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, इन दोनों के साथ जा सकते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल एक लेमैन की तरीके से आपको डैशबोर्ड को ऑपरेट करना है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप शॉपिफाई के ऊपर जाएं। भले थोड़ी सी कॉस्ट आपको इसके कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा पड़ जाएगी, बट जो
ईज ऑफ यूज है ना, वो बड़ा ही आपका आसान हो जाएगा, बड़ी आसानी से आप इसको यूज कर पाएंगे। डैशबोर्ड आप देखेंगे, चीजें आपको समझ में आती हैं, सारी चीजें आपको क्लियर समझ में, एनालिटिक्स वगैरह आपको बहुत ही क्लियरली जो है वो समझ में आ जाता है। वर्डप्रेस के अंदर अगर आपको कोई स्क्रिप्ट्स या डिफरेंट कोड्स वगैरह लगाने होते हैं, थोड़ा सा एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। यहाँ पर उस एक्सपर्टाइज की भी जरूरत नहीं होती, सिंपली आप इंटीग्रेट कर देंगे और चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि जो गूगल एड्स का अपना इंटरनल इंटीग्रेशन है वो शॉपिफाई के साथ बहुत बढ़िया है। जो अगर मैं बात करूं फेसबुक एड्स का या कन्वर्जन एपीआई का जो सेटअप है वो शॉपिफाई के साथ अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा इंटरनली ही सारी चीजें सेटअप हो जाती है। बट वही चीज अगर आपको कस्टम कोडेड वेबसाइट में करनी पड़ेगी तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, अनटिल अनलेस आपके जो मार्केटर है उसको अच्छी समझ ना हो डेटा लेयर्स वगैरह की, और जो डेवलपर है उसको भी डेटा लेयर्स वगैरह की अच्छी समझ ना हो, तब तक ये दिक्कत करता है, राइट। उसके बाद अगर मैं एसईओ की बात करूं तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इन दोनों वेबसाइट का एसईओ अच्छा है, बट शॉपिफाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो शॉपिफाई बहुत ही ज्यादा कोई एसईओ फ्रेंडली इंटरफेस नहीं है। मतलब अगर आपकी एसईओ प्रायोरिटी है फिर मैं आपसे बोलूंगा वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं या कस्टम कोडेड वेबसाइट पे जा। देखिए कस्टम कोडेड वेबसाइट में सबसे पहला जो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो यही है कि इसकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट जो है ना वो काफी हाई है। तो क्या आप उतना रिस्क लेने को तैयार हैं? शुरुआत में जनरली लोग नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आपने पहले से अपने प्रोडक्ट्स वगैरह टेस्ट कर रखे हैं, सब चीजों में आप संतुष्ट हैं, अब आप उसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर स्केल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे बैकएंड में ना हमारे हिसाब से हमारा कस्टम जो है वो डैशबोर्ड दिखाई दे, ऑर्डर का और जो एनालिटिक्स है वो हम सारा कंट्रोल खुद अपने पास रखना चाहते हैं, अपने हिसाब से हम ऑर्डर्स को मैनेज करना चाहते हैं। उस पर्टिकुलर केस में आपको कस्टम कोडेड वेबसाइट की तरफ जाना चाहिए, वहां पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो वर्थ होता है, फाइन। और एसईओ के जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, और जो एसईओ का इंप्लीमेंटेशन है वो काफी आसानी से कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर और वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर हो जाता है। आप बोलो कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर इतनी आसानी से कैसे हो जाता है, हमें तो कोड के अंदर जाना पड़ेगा। देखिए जब मैं कस्टम कोडेड वेबसाइट बोलता हूं कहीं पर भी, तो इसका आप मतलब ये समझ लीजिए कि मैं बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं कि आपके पास डेवलपर है। कस्टम कोडेड वेबसाइट आपने बनवाई होगी तो डेवलपर से ही बनवाई होगी ना। ये नहीं हम मान के चल रहे हैं कि कस्टम कोडेड एक वेबसाइट बन गई, उसने आपको एक्सेस दे दिया, अब सारा काम आप करोगे। यहाँ ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ जब कस्टम कोडेड की बात करें मतलब क्या हुआ कि आपके पास डेवलपर है, ये हम मान के चल रहे हैं। कस्टमाइजेशन किसमें बहुत ज्यादा हद तक अवेलेबल है? लीस्ट इसमें है, इसमें उससे ज्यादा है, क्योंकि ओपन सोर्स है, आप हर तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और इसमें जो है वो सबसे ज्यादा कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। अगर मैं इस पूरी चीज को समराइज करना चाहूं और आप ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चक्कर में ना पड़े, तो अगर आपके पास एक कोई ठीक ठाक डेवलपर है जो पीएचपी की नॉलेज रखता है तो आप वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप शॉपिफाई के साथ जा सकते हैं। इन दोनों को मैं इक्वली रेट करूंगा, मैं इन दोनों में से किसी को विनर नहीं बोलूंगा शुरुआत वालों के लिए, क्योंकि ये जो प्लेलिस्ट बन रही है शुरुआत वालों के लिए ही बन रही है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा पैसा खर्च भी हो रहा है ज्यादा, तो आप देखो ना हेडेक बहुत कम हो जा रही है, आपकी हेडेक जो है ना वो लीस्ट है। तो शुरुआत करने के लिए इन दोनों प्लेटफॉर्म से बेहतर दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई आपको कस्टम कोडेड वेबसाइट वगैरह दे रहा है, ये टाइम इतना ज्यादा ले लेगी वेबसाइट बनने में, और बड़े सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको आगे आने वाले टाइम में आने वाले, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे, उसकी मार्केटिंग पे ध्यान देंगे, कि वेबसाइट की टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान देंगे। तो वो एक बड़ा कंसर्न है, और उस वक्त आपको लगेगा कि हर बार कुछ चीजें करने में, कुछ ऐड करने में, रिमूव करने में मुझे बिना मतलब टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा है और हमारा पैसा भी बहुत ज्यादा लग रहा है। तो सेफ क्या है, शुरुआत आप यहां से कर लो, वो भी सेफ है। अगर डेवलपर नहीं तो फिर भी मैं कहूंगा यहाँ पैसा देना ठीक है, हेडेक से बचना ज्यादा ठीक है। आप शॉपिफाई पे पैसा देकर यहाँ से चीजों की शुरुआत कर सकते हैं, बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर भी थीम्स वगैरह सारी अवेलेबल है, थोड़ा सा टाइम रिसर्च आपको करनी पड़ेगी और आप शुरुआत कर सकते हैं। में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग आरटीओ को मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए आरटीओ इतनी बड़ी समस्या क्यों है, इस चीज को पहले समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग करी, आपने फेसबुक एड्स और गूगल एड्स चलाया, उसकी वजह से आपके स्टोर से कुछ सेल्स जो है वो आई। अब जब आपने एड्स चलाए तो इसका मतलब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आप ऑलरेडी जो है वो दे चुके हैं। अब आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और जब वो जिस भी पर्सन ने उसको खरीदा है उस तक पहुंचेगा, और वो जब पैसे देगा उस प्रोडक्ट के, तब आप एक्चुअली जो है वो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। बट होता क्या है, आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी दे दी और उस प्रोडक्ट को शिप करने की जो कॉस्ट है वो भी आपने दे दी, बट जब प्रोडक्ट उस पर्सन तक पहुंचता है या तो वो वहां पर पहुंच ही नहीं पाता है, या फिर वो पहुंचता है तो वहां से जो है वो रिटर्न आ जाता है, या फिर वो बीच में कैंसिल कहीं पर हो जाता है प्रोडक्ट। तो इस तरीके से बहुत सारी सिचुएशंस जो है वो अराइज होती, कंडीशंस अराइज होती, जिनकी वजह से जो आरटीओ है हमारा वो बढ़ता चला जाता है। अब देखिए इस बात को ध्यान समझने की कोशिश करिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बहुत सारे ब्रांड ओनर्स जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। उनको लगता है अगर 1-8% आरटीओ बढ़ भी गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, बट 1-2% का आरटीओ अगर आप मैनेज कर लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल आपका कोई आरटीओ आ रहा है, लेट्स एग्जाम्पल के तौर पे 12%, 13% आपका आरटीओ आ रहा है, बट अगर आप उसको 10%, 8%, 9%, 11% तक ले आते हैं, 2-3% भी अगर आप उसको खींच के ले आते हैं, तो एक्चुअली वो सब आपके लिए बोनस है, क्योंकि जो चीज लीक हो रही थी ना, जो आपका जो पैसा है जो बेकार जा रहा था आरटीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप यूज में ला रहे हैं। तो आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आरटीओ एक कितनी बड़ी समस्या है। सो हम लोग यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जिनकी वजह से जो आरटीओ है वो रिड्यूस हो सकता है और हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है दैट इज प्रमोट प्रीपेड ऑर्डर्स विद गुड ऑफर्स टू रिड्यूस आरटीओ। देखिए कोशिश करें कि अगर पॉसिबल है तो प्रीपेड ऑर्डर्स को प्रमोट करें। अब देखिए सेम चीज अगर आप प्रीपेड में देंगे, सेम चीज पोस्टपेड में देंगे, तो लोग जाहिर सी बात है पोस्टपेड को सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब कैश ऑन डिलीवरी को जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है जहां पर आपके कैंसिलेशन आते हैं या प्रोडक्ट जो है वहां डिलीवर नहीं हो पाता है या फेक एड्रेस होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो होती हैं। बट अगर आपने प्रीपेड पहले ही पैसा ले लिया तो ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि वो जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली वहां पर डिलीवर हो जाएगा। बट भाई साहब कोई प्रीपेड क्यों करेगा? तो डिफरेंशिएटर आपको पैदा करना पड़ेगा, कुछ ऑफर्स आपको देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर अगर कुछ एक्स अमाउंट का जो प्रोडक्ट है वो पड़ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर कुछ कूपन्स या ऑफर्स होने चाहिए अगर आप प्रीपेड जो है वो ऑर्डर्स ले रहे हैं। फाइन। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको इस चीज को एनालाइज करना है कि अगर अभी तक हमारे स्टोर के ऊपर आरटीओ आ रहा है तो उस आरटीओ का पैटर्न क्या है, मतलब किस टाइप के लोग जो है वो आरटीओ कर रहे हैं, किस लोकेशन के जो लोग हैं वो आरटीओ कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस के अंदर हम देख रहे हैं कि आरटीओ बहुत ज्यादा होते हैं, तो या फिर हम उन लोकेशंस के ऊपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते ही नहीं है, मतलब वहां पर हम लोग एड्स ही नहीं चलाते, या फिर ये करते हैं कि वहां के लिए स्पेसिफिकली हम लोग प्रीपेड ऑर्डर्स ही लेते हैं, पोस्टपेड ऑर्डर्स वहां पर हम लोग लेते ही नहीं है। तो इस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है, बेसिकली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। तो आरटीओ की जो मैट्रिसेस है ना उनको बहुत प्रॉपरली आपको एनालाइज करने की जरूरत है। अगर पॉसिबल हो तो कंफर्म करें सभी ऑर्डर को, चाहे वो आप डिजिटली ऑटोमेटेड वे में कंफर्म कर रहे हैं चाहे मैनुअल वे में कंफर्म कर। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन आपके स्टोर के ऊपर आकर कोई ऑर्डर देता है तो उसको या तो आप कॉल से कंफर्म कर सकते हैं, आपका स्टाफ कंफर्म कर सकता है कि हाँ भाई आपने ये प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर दिया हुआ है, ये आपका एड्रेस है, ठीक है हम यहाँ से इसको शिप कर रहे हैं। ऑर्डर का कंफर्मेशन लेना जरूरी है। कई बार वहीं पर बहुत सारे लोग कैंसिल कर देते हैं, फाइन, तो वो फिर आपकी शिपिंग कॉस्ट वगैरह जो है वो एटलीस्ट वहां पर बच जाती है। सो कोशिश करें इन एनी वे अगर आप कर पाए तो डिजिटली या फिर मैनुअली जो है अपने ऑर्डर्स को जरूर कंफर्म करें। उसके बाद टॉक टू योर शिपिंग पार्टनर, समटाइम्स देयर आर अदर इश्यूज, लेट्स से इनकरेक्ट एड्रेस, रिमोट इंटीरियर एरिया, कुडंट रीच द ऑर्डर देयर, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना आपको जो शिपिंग पार्टनर है उनसे भी बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई क्या हो रहा है ऐसा कि मेरे बहुत सारे जो ऑर्डर्स हैं वो रिटर्न आ जा रहे हैं, वो डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही रिमोट एरिया है इसलिए हम वहां पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने शिपिंग जो पार्टनर है उनसे बात करने की जरूरत है। अगर समाधान निकलता है तो ठीक है, वरना अगर आपको लगता है कि नहीं चीजें और इंप्रूव हो सकती हैं बट यहाँ पर इंप्रूव नहीं हो रही है या हमें शिपिंग पार्टनर से सपोर्ट है वो नहीं मिल रहा है, तो आप तुरंत जो है अपना शिपिंग पार्टनर चेंज कर दें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं। कई बार शिपिंग पार्टनर्स का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाने से जो आपके आरटीओज हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो आप कांस्टेंट उनसे ना कम्युनिकेशन बनाए रखें, उनसे समझते रहें कि क्या पॉसिबल रीजंस हैं, आखिर जब वहां पर डिलीवरी के लिए पर्सन जाता है तो वो एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जितना ज्यादा आप डिग इन करेंगे उतने बेहतर तरीके से आप अपने आरटीओ को मैनेज कर पाएंगे। कोई टूल आपके आरटीओ को नहीं मैनेज करेगा जब तक आप अपनी एनालिसिस खुद से नहीं करेंगे। फाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है प्रोडक्ट पेजेस टू प्रोडक्ट रिलेवेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर द इंफॉर्मेशन इज रिलेवेंट ऑन द पेज। देखिए कई बार क्या होता है आप अपने प्रोडक्ट में दिखा कुछ और देते हैं, मेंशन कुछ और कर देते हैं, और जब वो प्रोडक्ट एक्चुअली सामने वाले पर्सन के पास पहुंचता है तो वो प्रोडक्ट होता ही नहीं, कोई दूसरे टाइप का प्रोडक्ट लगता है। ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं। अच्छे D2C ब्रांड ओनर्स तो ये चीज नहीं करेंगे, बट इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट है हमारा एग्जैक्टली जितनी भी चीजों की वहां पर रिक्वायरमेंट है वो हम सारी रिक्वायरमेंट जो है वो वहां पर मेंशन कर दें अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर, ताकि जब यूजर उसको खरीदने जा रहा है तो उसे सारी जो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए और उसे ये ना लगे कि नहीं भाई जो मैंने खरीदा था वो अलग चीज थी और जब मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो रहा है वो अलग चीज है। तो ऐसे में रिटर्न्स भी होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं दैट इज इफ पॉसिबल ट्राई टू कन्वर्ट रिटर्न्स इनटू एक्सचेंजेस। देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है गलती बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेशली अपरेल्स वाली इंडस्ट्री में। वो क्या करते हैं, वो रिटर्न्स पॉलिसी बना देते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा ना अपनी एक्सचेंज पॉलिसी के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि रिटर्न्स अगर आप करेंगे ना तो डेफिनेटली आरटीओ जो है वो आपके बढ़ते ही चले जाएंगे। अगर आप रिटर्न
पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक्सचेंज पॉलिसीज जो हैं वो अच्छे तरीके से बनानी है कि आप किस तरीके से उनको एक्सचेंज की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। बल्कि रिटर्न करेंगे तो रिटर्न ही आएंगे और फिर चीजें जो है वो गड़बड़ होती जाएंगी और धीरे धीरे आप लॉस में जो है वो चले ही जाएंगे और बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा और ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अपने क्लाइंट्स को मैनेज करते वक्त हम लोग ये अक्सर देखते हैं कि इस टाइप की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो आती हैं और इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हमने लोगों के साथ मिलकर काम किया और देखा है कि आरटीओ जो है वो इंप्रूव हुआ है। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि भाई आरटीओ में एकदम चमत्कार ही हो जाएगा या आरटीओ जो है आपका वो 3%, 4%, 5% पे पहुंच जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, आरटीओस अच्छे तरीके से अगर आप मैनेज करते हो डेफिनेटली आरटीओस का जो परसेंटेज है वो डाउन होता है और यही फैक्टर्स है घूम फिर के जो आपकी मदद करेंगे। D2C बिजनेसेस और परफॉर्मेंस मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सप्लाई चेन। गाइस, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा हुआ है कि मार्केटर्स और D2C ब्रांड ओनर्स क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, वो भी ठीक है। उसके बाद वेबसाइट के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, वेबसाइट की टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर भी मेहनत करते हैं। वो सारी चीजें ठीक है, बट इन सब में कहीं ना कहीं वो एक चीज की इंपॉर्टेंस जो है वो भूल जाते हैं या उसको ऑलमोस्ट इग्नोर कर देते हैं, वो है सप्लाई चेन। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं सप्लाई चेन के अंदर उनको आप सॉर्ट कर सकते हैं या उन चैलेंजेस को किस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी कोई D2C बिजनेस स्टार्ट करना है या आप ऑलरेडी कोई D2C बिजनेस ओन करते हैं और उसके लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी जो है वो ढूंढ रहे हैं, तो उसके साथ साथ इन एस्पेक्ट्स पर भी काम करने की जरूरत है। बेसिक डेफिनेशन समझते हैं हम लोग, आखिर सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है। देखिए, सप्लाई चेन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट एंड गेटिंग इट टू द कस्टमर्स हु वांट इट एंड व्हेन दे वांट इट। मतलब फ्रॉम क्रिएशन ऑफ द प्रोडक्ट और उसके बाद उसको वेबसाइट पे डालना, परफॉर्मेंस मार्केटिंग उसकी करना और सामने जो कंज्यूमर है जिस तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं उस तक सक्सेसफुली पहुंचा देना और उसको सेटिस्फाई कर देना इज बेसिकली सप्लाई चेन। तो ये पूरी चेन यहां से यहां तक चलती है और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। एक चीज आपको समझनी होगी, अगर आपने सप्लाई चेन क्रैक कर ली तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले इन्हीं चैलेंजेस की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा चैलेंज होता है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। हम लोग इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एक D2C बिजनेस है और उसके ऊपर 10 SKUs हैं, राइट। 10 SKUs हैं, 10 टाइप के प्रोडक्ट्स आप सेल कर रहे हैं। जब आप इसकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे ऐसा नहीं होता है कि आपके सभी के सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके हीरो प्रोडक्ट्स जो है वो निकल कर चले आए। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स आपके हैं वो बिकने लगे, राइट। ऐसा क्या होगा कि हो सकता है एक या दो प्रोडक्ट जो है वो आपके बहुत बेहतर तरीके से जो है वो चल रहे हैं। उस पर्टिकुलर केस में आपको मेक श्योर करना है कि जो वो आपके एक दो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो इन्वेंट्री है ना वो शॉर्ट ना हो, वो अवेलेबल रहे, रेगुलरली वो अवेलेबल है। अब चाहे वो आप अगर खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वो चीजें पता हो कि भाई ये वाला जो प्रोडक्ट है ना हमें वो रेगुलरली जो है ना वो प्रोवाइड करते रहना है, क्योंकि ये हमारा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। और अगर ये आउट ऑफ स्टॉक गया तो डेफिनेटली आप अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जो डैशबोर्ड्स है ना उनके अंदर आप डिक्लाइन देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यही मतलब नहीं होता है कि हम सीधे लाकर सामान को अपने वेयर हाउस में रख लें। इट इज बेसिकली एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन बोथ। हमें समझना है कि हमारे पास वेयर हाउस में, हमारे स्टोर में कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए और वो इस तरीके से समझना है, वहां पर हमें प्रेडिक्टिव एनालिसिस जो है उसको यूज करनी, क्योंकि आगे किस तरीके के ऑर्डर्स आने वाले हैं, किस तरीके के पुराने ऑर्डर्स हैं, उसके बेसिस पर आगे किस तरीके से हमारे सामने ऑर्डर्स आएंगे, उनके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो किस पेस से जो है वो काम करेगी। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग अक्सर जो है वो इग्नोर कर जाते हैं। देखिए, ये सारे चैलेंजेस आपको तब तक नहीं पता चलते हैं जब तक आपके जो ऑर्डर्स है ना वो काफी लिमिटेड होते हैं, काफी कम होते हैं। जैसे पर डे अगर आप 5-10 ऑर्डर्स मैनेज कर रहे हैं, 10-15 ऑर्डर्स मैनेज कर रहे हैं, 20 ऑर्डर्स मैनेज कर रहे हैं, तब आपको ये चीज पता भी नहीं चलती। बट एक और बात समझ के चलिए ना कि अगर आप D2C बिजनेस कर रहे हैं, D2C बिजनेस हम सभी को पता है कि स्केलेबिलिटी के लिए हम कर रहे हैं, वरना हम दुकान खोल के ना बैठ जाते। अगर हमें 5-10 ही ऑर्डर्स बेचने हैं तो फिर हम D2C बिजनेस क्यों करेंगे। और जैसे ही आप उसको स्केलेबिलिटी की तरफ लेकर जाएंगे, सप्लाई चेन के जो इश्यूज हैं वो डेफिनेटली आने हैं अगर आपने ठीक तरीके से उसको मैनेज नहीं किया। तो बिफोर जंपिंग इनटू द परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, बट ये फंडामेंटल्स हैं, ये बेसिक्स हैं जिसका D2C ब्रांड ओनर को भी पता होना बहुत जरूरी है और जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एजेंसीज हमारे जैसे उनको भी पता होना बहुत जरूरी है कि ये सारे एस्पेक्ट्स ना आपके जो D2C बिजनेस है उसकी ग्रोथ में आपकी मदद करने वाले हैं।
सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फ्लक्चुएटिंग कॉस्ट ऑफ फुलफिलमेंट। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारे ऑर्डर्स ना एक साथ आ जाएंगे, हो सकता है वो सीजन हो सकता है वो पीक टाइम हो सकता है वो कोई फेस्टिवल सीजन हो, उसमें आपने कुछ ऑफर्स चलाए, कुछ स्पेशल कैंपेस चलाए हो, तो बहुत सारे ऑर्डर्स आपके एक साथ आ जाते हैं। उस वक्त उसकी जो फुलफिलमेंट है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो आप क्या करते हो, बहुत सारे लोगों को हायर कर लेते हो, बहुत सारी टीम जो है बना लेते हो, बट होता क्या है कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जो आपके एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं वो थोड़े से डिक्लाइन हो जाए। ये होता है, ऐसा नहीं हो सकता थ्रू आउट द ईयर के जो हमारा एवरेज ऑर्डर जो हमारे आ रहे हैं नंबर ऑफ एवरेज ऑर्डर पर डे वो कांस्टेंट है, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपको ना ये देख के चलना है कि आपकी जो फुलफिलमेंट की कॉस्ट है वो भी इसी तरीके से रहे। ऐसा ना हो कि एक टाइम पे आपने अपनी फुलफिलमेंट की जो कॉस्ट आप बियर कर रहे हैं वो काफी आपने बढ़ा लिया, आपने स्टाफ रख लिया और भी बहुत सारी चीजें आपने कर ली, ठीक है, कॉलिंग टीम आपने बिठा ली, बहुत सारी चीजें कर दी जब आपके पास ऑर्डर ज्यादा थे, बट वही चीज कट डाउन हो जानी चाहिए जब आपके पास ऑर्डर्स कम है। सो इफ देयर इज फ्लक्चुएशन इन द ऑर्डर्स, सिमिलरली आपकी कॉस्ट भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बहुत रिजिड आपको होकर नहीं चल रहा है। तो इस चीज को भी समझना है हमें, थोड़ा सा जो है वो इलास्टिसिटी हमें मेंटेन करके रखनी है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज आरटीओ मैनेजमेंट। इसके ऊपर मैंने एक पहला वीडियो बनाया था, बिल्कुल ही वो एक डेडिकेटेड वीडियो था आरटीओ मैनेजमेंट के ऊपर। देखिए कहानी बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने आरटीओ जो है अपना उसका परसेंटेज आपने डिक्रीज कर दिया तो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपके प्रॉफिट को। तो कितना इंपॉर्टेंट आप इस चीज को समझ ही सकते हैं। फोर्थ इज लास्ट मिनट डिलीवरी, इसको भी आपको समझना है। देखिए ये सारी जो प्रोसेस है ना इनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोसेसेस बना दी, आपने सिस्टम्स बना दी कि अगर हम 10 ऑर्डर से 200 ऑर्डर्स पर डे पर भी जा रहे हैं या 300 ऑर्डर्स पर डे पर भी जा रहे हैं तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बैकएंड इतना स्ट्रांग है, टीम जो है वो इतनी स्ट्रांग है, तो ये प्रोसेस जो है ना इट कैन बी ऑटोमेटेड और ये प्रोसेस आप मैनेज कर पाओगे। बट पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि जब भाई आपके यहाँ पर ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए और जब ये डिलीवर होने जाते हैं ना तो ये सारी जो डिलीवरी है ना वो यूनिक एड्रेसेस के ऊपर होती है, ये एक जगह नहीं, इसको आप बल्क में नहीं कर सकते। ये सारी चीजें इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, कॉस्ट का जो फ्लक्चुएशन है इसको भी आप मैनेज कर सकते हो। बट जब आप बात करेंगे ऑर्डर डिलीवरी की तो वहां तो भैया इंडिविजुअल पर्सन ही जाएगा ना, एक एक जो पर्सन है वो जाएगा अपने यूनिक एड्रेसेस पर जहां पर भी उसको डिलीवर करना है। तो ये जो चीज है ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। रिमेंबर every order has unique destination which cannot be taken for granted. This is what defines your post purchase experience, जो कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हैं जो आपके रिटर्निंग विजिटर्स का परसेंटेज जो है उसको इंक्रीज करती हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि D2C इज नॉट जस्ट लाइक कि आपने एक बार कोई प्रोडक्ट किसी को बेच दिया, काम खत्म हो गया, उसके बाद आपको उस पर्सन को कभी अपनी वेबसाइट के ऊपर नहीं बुलाना है। ऐसा अगर होता तो फिर आज हम एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात क्यों कर रहे हैं, आज हम लाइफ टाइम जो यूजर है उसकी वैल्यू की बात क्यों कर रहे हैं, लाइफ टाइम वैल्यू की बात क्यों करते हैं किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर की। इन्हीं सब चीजों के लिए तो करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो कस्टमर है उसको एक्विजिशन जो कॉस्ट हमें देनी है वो हम एक बार उसको एक्वायर करने की कॉस्ट दे और उसके बाद रिपीटेडली हम कुछ ऐसा करें सो दैट ही और शी इज गोइंग टू बाय अगेन एंड अगेन फ्रॉम आवर वेबसाइट। बात समझ में आई? तो ये छोटी छोटी चीजें, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमको लगते हैं बट इनको आपको मैनेजमेंट में लेकर आना है, इनको आपको प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आना है, तो जाकर आपकी ये सारी चीजें परफॉर्मेंस मार्केटिंग को सपोर्ट करेंगी और आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बारीक चीजें हैं, ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आरओएस। बेसिक डेफिनेशन हम लोग आरओएस की नहीं समझने वाले, हम लोग इस चीज की बात करेंगे किस तरीके से बहुत सारे जो परफॉर्मेंस मार्केटर्स हैं और D2C ब्रांड ओनर्स हैं वो आरओएस को एक गलत तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं और कई बार उनको लगता है कि बढ़ता हुआ आरओएस जो है वो ही अच्छी चीज है और वही उनके जो बिजनेस है उसकी नैया पार लगाएगा। तो क्या कंफ्यूजन होता है आरओएस को डीपली समझने में लोगों को, इसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सिनेरियो जो है वो मैं आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि एक मंथ में आपने कुछ एडवर्टाइजिंग करी, कुछ एड्स चलाए, कुछ परफॉर्मेंस मार्केटिंग करी और वहां पर जो आपने पैसे खर्च किए वो 1000 रुपए खर्च किए, राइट। और आपने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो 2000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया और ऐसे में आपने जो आरओएस जो आपने गेन किया वो था हमारा 2x, मतलब 2x के आरओएस पे आपने ऑपरेट करके
2000 का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया, और मान के चलते हैं इसमें जो हमारे कन्वर्जन आए हैं वो 10 कन्वर्जन आए, फाइन। वहीं पर मैं नेक्स्ट मंथ ले लेता हूं, उस महीने हमने केवल 100 रुपए खर्च किया, पैसा भी कम खर्च किया, और केवल अगर आप आरओएस को देखेंगे तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका आरओएस है वो तो 3x का है। तो आपको क्या लगेगा कि ये चीज तो बहुत ही अच्छी है, अब हम इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे। बट क्या होता है, देखिए यहां पर जब आपने 100 रुपए खर्च किए और आपका जो रेवेन्यू केवल 300 का था, उस पर्टिकुलर केस में आपका आरओएस तो 3x था, बट आपका जो कन्वर्जन है वो काफी कम था, एक ही कन्वर्जन केवल आपको आया, और जो आप रेवेन्यू देख रहे हैं केवल 300 का जो रेवेन्यू है वो आपने जनरेट किया। मान लिया 100 रुपए में आपने यहां पर 500 का भी रेवेन्यू जनरेट कर लिया होता, एग्जांपल केवल मैं मान रहा हूं, 500 का रेवेन्यू जनरेट कर लिया होता तो ये 5x का आरओएस हो जाता। तो अगर इसी बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है तो आप बोलोगे ये चीज तो बहुत ही अच्छी है, ये चीज तो बहुत गड़बड़ है। बट लॉजिकली आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, जो आपका प्रॉफिट निकल के आता है ना वो आपके रेवेन्यू से निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 10% का प्रॉफिट है, रेवेन्यू मैंने 500 का किया, 10% का प्रॉफिट है, तो मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 रुपए का। क्लियर है यहां तक बात। अब यहां पर हमने रेवेन्यू कितना किया था, 2000 रुपए का, 2000 रुपए का हमने रेवेन्यू किया था, इसमें 10% का प्रॉफिट है अगर, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ यहां पर, 200 रुपए का। तो अब आप मेरे को बताओ कि ये चीज ज्यादा अच्छी है या ये चीज ऊपर वाली। तो बशर्ते आपको ये जरूर लग रहा होगा कि भाई यहां पर तो 2x आरओएस है तो ये चीज ठीक नहीं है, यहां पर 3x आरओएस है तो ये चीज ठीक है। तो केवल आरओएस ही नहीं मेजर किया जाता है, एक्चुअली आपको जो एक्चुअल फोकस करना है वो इस बात के ऊपर फोकस करना है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है। और जब भी, ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप स्केलेबिलिटी की तरफ जाते हैं, स्केल करने जाएंगे चीजों को, आप देखेंगे कि आपका जो आरओएएस है वो हमेशा ड्रॉप करेगा जब भी आप स्केल करने जाएंगे। बट आपको क्या मेक श्योर करना है, हाँ ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी कि भाई 2x के आरओएस पे हम प्रॉफिटेबल हों। मतलब अगर हमारा नेट प्रॉफिट है तो 10% का हमारा नेट प्रॉफिट यहां पर हो रहा है या 12% का हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है। मैं कह रहा हूं अगर हमारे पास प्रॉफिट का स्कोप है, यहां पर थोड़ा सा बफर है, और जो है हमारा आरओएस थोड़ा सा डिक्रीज भी हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, अगर हमारा आरओएस थोड़ा सा डिक्रीज होगा तो यहां पर जो हमारी प्रॉफिट मार्जिन 10% थी वो घट के 8% हो जाएगी। फिर भी मैं अगर उसकी बात करूं तब भी मैं 160 रुपए यहां पर बना रहा हूं, यहां पर मैं कितने रुपए बना रहा हूं, 50 रुपए। तो एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है कि आप प्रॉफिट कितना बना रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको रेवेन्यू लेकर जाना। हाँ ये एक समस्या हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल आपका आरओएस केवल 1x आ रहा है, ठीक है, 2000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको 2000 रुपए जो है वो खर्च करने पड़ रहे हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, यहां पर तो चीजें गड़बड़ है, फिर यहां पर आपकी प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहेगी। बट अगर आप 2x के आरओएएस पे प्रॉफिटेबल हैं तो आप इसको स्केल करने की सोचिए, यहां जो रेवेन्यू है इसको बढ़ाने की सोचिए, जो कि आपका प्रॉफिट बकेट जो है उसको बड़ा करेगा। आप लॉजिक समझ गए किस तरीके से लोग इसको गलत लेते हैं। वो समझते हैं बस आरओएस ही सब कुछ है, बस आरओएस किसी तरीके से हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। नहीं, आरओएस अगर आपने थोड़ा सा इंक्रीज भी कर दिया और आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स अपने नहीं बढ़ाए, अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ाया, तब भी आपके लिए समस्या है। कितना आप आरओएस को इंक्रीज कर करके आप कितना प्रॉफिट बना लेंगे अगर आप उसको स्केल नहीं करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो ज्यादातर हमारा फोकस स्केलेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए, आरओएस पे उतना ही फोकस होना चाहिए जहां तक हम प्रॉफिटेबल है, राइट। सो यही पॉइंट मैंने यहां पर नोट करके भी लिखा हुआ है, मेक श्योर यू आर नॉट पुशिंग आरओएस टू हाई एंड किलिंग योर वॉल्यूम। इतना आरओएस के चक्कर में आप मत पड़ जाओ कि आपका जो कन्वर्जन के वॉल्यूम है वही छोटे हो जाए। केस नंबर 2 जहां पर हम आरओएस को थोड़ी सी गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, दैट इज कि आरओएस ना एक शॉर्ट टर्म गोल है, हमेशा हमारे लिए लॉन्ग टर्म गोल कभी भी आरओएस नहीं होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूं मेरा कोई अगर D2C ब्रांड है, ठीक है, मेरी कोई D2C ब्रांड है, यहां पर मेंशन कर देते हैं, और यहां पर मैं बहुत सारे कस्टमर्स को एक्वायर कर रहा हूं, फाइन। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक्वायर करने के लिए, एक कस्टमर हो आपने मेरे से कुछ 200 रुपए का सामान खरीदा, आपको एक्वायर करने के लिए मेरे को 100 रुपए खर्च करने पड़ गए। तो यहां पर आप देखोगे कि 2x का आरओएस है। तो जब आप यहां पर देखोगे कि यहां पर 2 का जो आरओएस हमको देखने को मिल रहा है, तो इसके हिसाब से लगेगा बहुत ही गड़बड़ चीज है। बट व्हाट इफ ये वाला जो पर्सन है ये हर महीने मेरे से 100 रुपए की चीजें खरीदता है, तो एक्विजिशन कॉस्ट तो मुझे एक बार पड़ी ना, और वो 12 बार मेरे से अगर एक महीने के लिए एक साल में खरीदेगा तो 1200 का मैंने रेवेन्यू जनरेट किया। तो 100 रुपए खर्च करके 12 और 2 14, मतलब 1400 का हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया। सो यहां पर कॉन्सेप्ट किस चीज का आता है, गेम इज एलटीवी। शॉर्ट टर्म में आपको चीजें समझनी, आरओएस इज फाइन, राइट। कैंपेन की परफॉर्मेंस आपको समझनी है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग स्पेस के अंदर आप गूगल एड्स की बात करें, आप फेसबुक एड्स की बात करें, वहां तक तो ठीक है कि भाई आप ये देखना चाह रहे हैं कि इस कैंपेन से, इस एड ग्रुप से क्या आरओएस आ रहा है, वो सारी चीजें ठीक है, इफ यू आर टेस्टिंग, वहां तक बात ठीक है। बट अगर मैं D2C के सक्सेसफुल होने की बात करूं, आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबल होने की बात करूं, बिजनेस के स्केलेबिलिटी की बात करूं, थोड़ा बड़ा दायरा बनाकर समझने और सोचने की बात करूं, उस पर्टिकुलर केस में आरओएस जो है वो एक
शॉर्ट टर्म गोल है, मेजर गोल क्या है, एलटी। वरना आप हमेशा दुखी रहोगे कि भाई आरओएस हमारा 2 का है, हम प्रॉफिटेबल नहीं है। बट व्हाट इफ, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर वो बंदा रिकरिंग आपसे कुछ चीजें खरीद रहा है, तो इन मैट्रिसेस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं केवल हमें बस आरओएस के पीछे ही पड़ जाना है और हमेशा हमें यही सोचना है कि टॉप ऑफ द फनल पे ही हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आरओएस है मिल जाएगा, वहीं पे सारी हम प्रॉफिटेबिलिटी कर देंगे। ना तो कुछ रिटेंशन मार्केटिंग होती है, रिटेंशन मार्केटिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं फिर वो सारे कॉन्सेप्ट्स तो बेकार हो गए ना। अगर हमें टॉप ऑफ द फनल में एक ही बार बेच के जो कस्टमर है उससे सारा आरओएस हमें निकाल लेना है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जहां पर आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस उस तरीके का हो। मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा एक्सेप्शन बन रहा है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस इस तरीके का है जहां पर केवल आपको एक ही बार जो है वो प्रोडक्ट बेचना है, तो उसमें फिर आपको दूसरी चीजें बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी कि भाई मेरा ग्रॉस मार्जिन कितना है। वो सारी चीजों को ध्यान में रखते आप ये मेक श्योर करते हैं कि 3-4 का आरओएस अगर मेरे को मिल रहा है तो मैं प्रॉफिटेबल हूं। ऐसा ना हो कि 10 के आरओएस पे भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, फिर वहां तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी का पंगा है। मतलब आपने प्राइसिंग ही गलत रख रखी, मतलब 1000 रुपए का सामान बेचने में आपके 100 रुपए लग रहे हैं और उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो गलती किसकी है? गलती फेसबुक एड्स, गूगल एड्स की नहीं, गलती आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी की। लॉजिक समझ में आ रहा होगा, है ना। थर्ड अगर मैं बात करूं, सो आरओएस एट्रीब्यूशन भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आरओएस आपकी कभी भी बहुत ही प्राइमरी मेट्रिक नहीं हो सकती है। बट ये उतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, बट आप समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, एट्रीब्यूशन को हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि कई बार जो टॉप ऑफ द फनल के जो हमारे एड कैंपेन्स होते हैं उनको जो है कोई पर्सन देखता है, उसके ऐड देखता है, वहां से हमारी वेबसाइट के ऊपर जाता है, बट कन्वर्जन नहीं करता है। कन्वर्जन वो जनरली कहां पर करता है? वो मिडिल ऑफ द फनल वाले कैंपेन से कर देता है, या जो हमारे रीमार्केटिंग वगैरह कैंपेन्स, बॉटम ऑफ द फनल वगैरह में जो कैंपेन्स हमारे चल रहे होते हैं उन कैंपेन से जो है वो कन्वर्जन कर देता है। अब जो कन्वर्जन का एट्रीब्यूशन है ना वो डायरेक्ट होता है। कहने का मतलब अगर बॉटम ऑफ द फनल वाले कैंपेन से कन्वर्जन आया है तो कन्वर्जन उसी को एट्रीब्यूट हो जाएगा। पता चला वहां पर केवल 100 रुपए खर्च हुए थे, एक कन्वर्जन आ गया 500 रुपए का, तो 5x का आरओएस जो है वो दिखा रहा है। बट उसका क्या हुआ, जो टॉप ऑफ द फनल में जो हमारे कैंपेन्स थे, जो हमारे टॉप ऑफ द फनल में जो हमारे कैंपेन्स थे, उनकी ही वजह से तो वो रीमार्केटिंग ऑडियंस बनी थी। तो वो अगर कैंपेन्स ही ना होते ऊपर टॉप ऑफ द फनल में तो रीमार्केटिंग ऑडियंस कैसे बनती, और अगर रीमार्केटिंग ऑडियंस नहीं बनती तो वो कन्वर्जन कैसे आते? तो क्या इस पूरे कन्वर्जन में इन वाले कैंपेन्स का कोई रोल नहीं है? बिल्कुल है। बट हमारे एट्रीब्यूशंस इस तरीके से डिफाइन होते हैं कि जो कंप्लीट एट्रीब्यूशन है वो इसको हो जाएगा, बॉटम ऑफ द फनल के हो जाएगा, तो पूरे का पूरा जो आरओएस है वो किसको मिल जाएगा? बॉटम ऑफ द फनल को मिल जाएगा। तो एट्रीब्यूशन भी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, मतलब एक केस है जिसकी वजह से हम सही तरीके से जो आरओएस है वो इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं। तो फिर इसका क्या तोड़ है? इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है कि आप आरओएस पे मत फोकस करें, मतलब आप टुकड़ों पे फोकस मत करें। टुकड़ों पे फोकस करेंगे तो आप यही देखेंगे कि भाई बॉटम ऑफ द फनल ने किस तरीके से परफॉर्म किया। आपको क्या देखना है? आपको ओवरऑल देखना है। ओवरऑल जो आपने अचीव किया उसको आप देखना है। वो कहलाता है हमारा मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है? टोटल रेवेन्यू हमने कितना जनरेट किया और टोटल हमने स्पेंड कितना किया अक्रॉस ऑल द चैनल्स। ये फेसबुक ऐड भी हो सकता है, ये गूगल भी ऐड भी हो सकता है। तो ये आपको क्या करेगा? ये आपको थोड़ी सी बिगर पिक्चर देगा ताकि आप ब्रांड की परफॉर्मेंस जो है उसको समझ पाए। तो ये चीज जरूरी है। देखिए आप उसको कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, बट इतनी समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसे टोटल रेवेन्यू हमारा 1000 है और हमारा जो एड स्पेंड था, टोटल एड स्पेंड वो था लेट्स से 500। तो यहाँ पर जो हमारा मार्केटिंग एफिशिएंसी रेशियो है वो 2 का जो रेशियो है वो हो जाएगा। तो वो टोटल को लेकर हम लोग फिर कैलकुलेट करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप ब्रांड ओनर हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो कई बार ना आप लोगों का फोकस किस चीज के ऊपर होता है? केवल आरओएस आरओएस आरओएस, हमें तो इतने में सेल चाहिए, हमें तो इतने में सेल चाहिए। बट उसके बियॉन्ड भी जाकर हमें चीजों को देखना होता है। परफॉर्मेंस मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कभी ना कभी इतना ज्यादा डूब जाता है कैंपस में, उसकी टेक्निकलिटीज में, कि उनको ये चीजें नहीं पता होती। दोनों ही चीजें ध्यान रखने की जरूरत है और उसके बाद उसके हिसाब से इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। हम लोग देखने वाले हैं कि D2C बिजनेस है अगर हमारा कोई, तो उसके लिए मार्केटिंग के क्या क्या स्कोप हमारे सामने होते हैं, यानी किन किन तरीकों से हम लोग हमारे बिजनेस के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। तो गाइस जो सबसे पहला तरीका आता है दैट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मतलब आप गूगल एड्स और फेसबुक एड्स का सहारा लेते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, फिर वहां से आप लोग अपना जो D2C बिजनेस है उसको आप प्रमोट करते हैं। तो पहला तरीका है कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब गूगल एड्स और फेसबुक एड्स कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। गाइस आज के टाइम में बहुत
बहुत सारी ऐसी D2C ब्रांड्स हैं जो निश इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करती है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करती है, जिनके पास भले ही ऑडियंस साइज जो है वो बहुत बड़ा ना हो, बट उनकी अथॉरिटी हो, लोगों पर उनकी पकड़ हो, राइट, उनके पास कुछ डिफाइंड और कुछ ऑथेंटिक जो है वो ऑडियंस हो, ताकि उससे रिलेटेड अगर उनके पास कोई प्रोडक्ट है तो उसको बड़ी आसानी से वहां पर प्रमोट कर सके, वहां पर उसको प्लेस कर सके। अब क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतनी फ्लरिश हुई तो बहुत सारे लोगों ने इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढी और बहुत सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की एजेंसीज आ चुकी हैं जो ये काम करती हैं कि ब्रांड्स को और जो इन्फ्लुएंसर है उसको कनेक्ट करती हैं, और इस तरीके से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज जो है वो सर्वाइव करती हैं। तो आप किसी भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी की भी मदद ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना, किस तरीके से उनसे प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, वो इन्फ्लुएंसर मेरे लिए सही है या नहीं है, तो ऐसी चीजों में अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर आप किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का भी सहारा ले सकते हैं। अब जो इन्फ्लुएंसर जो कंटेंट प्रोड्यूस करता है, जो यूजीसी कंटेंट इन्फ्लुएंसर बनाता है, वो यूजीसी कंटेंट भी आप अपने एड्स वगैरह में यूज कर सकते हैं अगर आपके पास उसका लीगल राइट वगैरह है। जिस टाइप से भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो इन्फ्लुएंसर के साथ साइन करते हैं, तो वो जो इन्फ्लुएंसर का फेस है उसको आप यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू आप एड्स चला सकते हैं और फिर उससे जो आपका D2C बिजनेस है उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड इज सोशल मीडिया प्रेजेंस। देखिए, जब मैं सोशल मीडिया प्रेजेंस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि बहुत ही हैविली ना आप ऑर्गेनिकली चीजों पे डिपेंडेंट हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर आपकी कुछ ना कुछ रेगुलर पोस्ट वगैरह जो है वो जाती रहनी चाहिए। बिकॉज जब कोई भी ना आपका ऐड देखेगा, ऐड देखने के बाद अगर वो आपकी प्रोफाइल को चेक करता है कि लेट्स सी कि इनका बाकी का जो प्रेजेंस है वो किस तरीके का है, इनका जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो किस तरीके का है, तो ये सारी चीजें अगर सामने वाला पर्सन चेक करने जाएगा, पता चला वहां पर आपने इंस्टाग्राम पे कुछ किया ही नहीं हुआ है, आपके 10 20 50 100 फॉलोअर्स हैं, तो वहां पर अगर आप रेगुलर कंटेंट डालते हैं, जो आपके टेस्टिमोनियल्स हैं वो अगर आप डाल रहे हैं, रिव्यूज हैं वो आप डाल रहे हैं, तो उससे आपको अल्टीमेटली बेनिफिट मिलता है। तो कोशिश करें कि अगर पैरेलली हो सके तो सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी ध्यान में रखें, इस चीज को भी आप यूज कर सकते हैं इन योर D2C मार्केटिंग। फोर्थ इज बेसिकली ब्लॉग्स। सो ब्लॉग्स का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि आप अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों में। कई बार ऐसा होता है कि आप मार्केट में ऐसा D2C प्रोडक्ट लेकर आते हैं या ऐसा प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है, जिसके यूज केसेस के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि एक्चुअली इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो कई बार आपको बहुत सारे ब्लॉग्स का सहारा लेना पड़ सकता है, जहां पर जो लोगों की प्रॉब्लम होती है उनको आप एड्रेस करते हैं उन ब्लॉग्स के अंदर। फिर लोग अगर कन्विंस होते हैं तो उन ब्लॉग्स के थ्रू फिर वो आपके प्रोडक्ट्स को देखते हैं। ऐसा बहुत सारी ब्रांड्स कर रही हैं जो अवेयरनेस वगैरह फैला रही हैं अपने प्रोडक्ट के अराउंड, या जो उनके प्रोडक्ट की यूएसपीज हैं उनके अराउंड, या उनके प्रोडक्ट जिस तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं उसके अराउंड वो ब्लॉग्स वगैरह जो है वो तैयार करते हैं। फाइन, सो वही मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ, इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट इट कैन बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर यू। एंड फिफ्थ वन इज व्हाट्सएप मार्केटिंग, राइट। सो बहुत सारे ऑटोमेशंस आप बिल्ड कर सकते हैं और उनके अराउंड आप व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको किसी को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना है जिन्होंने ऐड टू कार्ट करके छोड़ रखा है, तो उनको आप व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू इंगेज कर सकते हैं, वापस आप उनको कुछ मैसेज भेज सकते हैं, वापस आप उनको कुछ ऑफर भेज सकते हैं। सो टुडे व्हाट्सएप मार्केटिंग is again a very powerful tool for D2C business owners। अब क्योंकि WhatsApp API इंट्रोड्यूस हो चुकी है मेटा की तरफ से, तो WhatsApp API का यूज करके बहुत सारे टूल्स आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑटोमेशंस, फ्लोज, राइट, टेम्पलेट्स आपको ऑलरेडी बनी हुई दे देते हैं, जो आपके D2C बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ये सारे टूल जो है ना वो आपके जो रेवेन्यू है उन्हीं को इंक्रीज करते हैं। एंड द सिक्स वन इज ईमेल मार्केटिंग। गाइस, आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग के टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपके शॉपिफाई स्टोर से इंटीग्रेट हो जाते हैं, जो आपके वूकॉमर्स से इंटीग्रेट हो जाते हैं, और इनके ऊपर जो इवेंट्स हो रहे हैं उनके बेसिस पर ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड जो ऑटोमेशंस है वो ट्रिगर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने ऐड टू कार्ट कर रखा है बट डिड नॉट परचेज कर रखा है, तो उसके बेसिस पे एक जो ऑटोमेशन है वो आपके ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर फायर हो जाएगा। सो ये वाले जो टूल्स होते हैं ये हमारे इन जो हमारी वेबसाइट्स है, चाहे वो शॉपिफाई की हो चाहे वो कॉमर्स की हो, उनके साथ इंटीग्रेट हो जाते हैं और उनके जो इवेंट्स हैं उनको वो कैप्चर करते रहते हैं और उन इवेंट्स के बेसिस पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑटोमेशंस जो है वो आप अपने ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर बिल्ड कर सकते। इट कैन बी अनदर वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी फॉर योर D2C बिजनेस। सो ये कुछ मार्केटिंग के चीजें थी जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी कोई D2C ब्रांड है, D2C वेबसाइट है। हम लोग बात करने वाले अबाउट कन्वर्जन रेट। बेसिक डेफिनेशन कन्वर्जन रेट की बहुत सारे लोग जानते हैं, बट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कुछ बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे कि सही तरीके से जो कन्वर्जन रेट है उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है और आखिर हम अपने कन्वर्जन रेट को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू शॉपिफाई स्टोर या भी कोई भी हमारा वो कॉमर्स का स्टोर है। बेसिकली अगर हमारा कोई भी D2C बिजनेस है तो उसके लिए अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो आपको पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर 2000 विजिट्स हो रही हैं और उनमें से 50 लोग कन्वर्ट
हो रहे हैं तो आप बोलोगे कि आपकी वेबसाइट का जो कन्वर्जन रेट है वो 2.5% है। अब यहीं से 3-4 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, वो ये, क्या ये सही कन्वर्जन रेट है? क्या ये इंडस्ट्री के हिसाब से कन्वर्जन रेट बदलता रहता है? हमें कितना टारगेट कन्वर्जन रेट रखना चाहिए जिसमें हम मान के चले कि हमारी जो चीजें हैं वो ठीक चल रही? तो इन सब चीजों की भी चर्चा करेंगे हम लोग, राइट? अब अगर मैं बात करूं कन्वर्जन रेट एज अ मेट्रिक की, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप गूगल एनालिटिक्स की बात करेंगे तो गूगल एनालिटिक्स में जो आपका कन्वर्जन रेट है वो ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट के नाम से होता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप जो है एनालिटिक्स में प्रॉपर्ली सारी चीजों को ट्रैक कर रहे हैं तो वहां पर आपको ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट के नाम से जो कन्वर्जन रेट है वो दिखाई देगा। और उसी के साथ जो शॉपिफाई स्टोर की अगर मैं बात करूं तो शॉपिफाई स्टोर के अंदर जो कन्वर्जन रेट होता है वो ऑनलाइन स्टोर कन्वर्जन रेट से जाना जाता है, राइट? बट मोर और लेस दोनों चीजें एक ही हैं, फाइन। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि आप जो कन्वर्जन रेट कैलकुलेट करते हो, यहां पर जो मैं बात कर रहा था, ये यूजर्स होते हैं। ये यूजर्स कभी भी नहीं होते, ये सेशंस होते हैं, मतलब विजिट्स होती। कहने का मतलब कि अगर यहां पर 2000 विजिट्स हुई है ना, और 2000 विजिट से आपको 50 कन्वर्जन है, इसका मतलब जो आपका कन्वर्जन रेट है वो 2.5% है। बट जब मैं 2000 विजिट्स की बात कर रहा हूं तो ये भी आप मान के चलें कि ये भी हो सकता है कि 2000 विजिट्स 1000 लोगों ने करी हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो बार बार विजिट कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, कुछ जो होते हैं हमारे बहुत ही हाई वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक बार पर्सन ने विजिट किया बस वहीं पे वो खरीद ले। कई बार ऐसा तो उसने एक बार विजिट किया, उसके बाद वो दोबारा विजिट करता है, फिर खरीदता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो विजिट्स हैं वो विजिट्स कितनी हो गई? वो विजिट्स तो 2 हो गई, बट कन्वर्जन जो है वो 1 हो गया। आप बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से इसको आपको समझना है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पर इस टाइप से मेजर करते हैं, ये यूजर्स होते हैं। ये कभी यूजर्स होते ही नहीं है। आप चाहो तो यूजर के हिसाब से ही मेजर कर लो, यूजर्स का नंबर आप निकाल लो और उसके हिसाब से भी मेजर कर लो, वो एक अलग बात है। बट एक्चुअली जो शॉपिफाई के अंदर आप देखते हैं और या फिर जो आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट देखते हैं, वो यूजर्स के बेसिस पे नहीं होता है, वो हमेशा सेशंस के बेसिस पे होता है। सो इफ योर बिजनेस इज सच दैट मल्टीपल सेशंस आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, यू कैन कैलकुलेट कन्वर्जन्स बाय यूजर्स, नॉट सेशंस। मतलब अगर आपको लगता है कि मेरा बिजनेस ऐसा है जहां पर ना थोड़ा सा हाई टिकट का प्रोडक्ट है, एक बार में लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, बार बार वो आएंगे तभी वो कन्वर्ट होंगे, उस पर्टिकुलर केस में तुमको यूजर्स के हिसाब से देखना है तो यूजर्स के हिसाब से लिख लें। बट फिर ये आप मेंशन करें कि ये जो आपका कन्वर्जन रेट है ना, ये विद रिगार्ड्स टू यूजर्स है। उसी के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट हमारा वो ये है, वेबसाइट्स ओवरऑल कन्वर्जन रेट इज हायर देन ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट इफ देयर आर अदर कन्वर्जन्स डिफाइंड ऑल्सो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपने अलग अलग कन्वर्जन्स डिफाइन कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर न्यूज़लेटर है तो न्यूज़लेटर के साइन अप को भी आपने कन्वर्जन जो है वो रखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल इसी तरीके से 1-2 और कन्वर्जन्स हैं, तो पता चला जो मेन कन्वर्जन था आपका तो वो तो परचेज वाला कन्वर्जन था, विच इज बेसिकली ई कॉमर्स कन्वर्जन। तो वेबसाइट के कन्वर्जन में आपको ये भी प्रीटी मच श्योर होना पड़ेगा कि वेबसाइट के कन्वर्जन को डिफाइन करते वक्त हमने कौन कौन से जो कन्वर्जन है उनको डिफाइन कर रखा है। तो वो एक साथ सारे कन्वर्जन का कन्वर्जन रेट है या केवल परचेज वाला जो हमारा कन्वर्जन है या जो हमारा ई कॉमर्स वाला कन्वर्जन है उसका कन्वर्जन रेट है। तो कुछ कंफ्यूजन्स भी रहते हैं कन्वर्जन रेट के मेजरमेंट में, उसका भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद कन्वर्जन रेट किससे अफेक्टेड होता है, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कन्वर्जन रेट ऊपर या नीचे जा सकता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है ट्रैफिक का सोर्स। देखिए, अगर आपका जो सोर्स ऑर्गेनिक है तो चांसेस क्या है कि कन्वर्जन रेट कम होगा। वहीं पर अगर आपका जो ट्रैफिक सोर्स है वो अगर आपका पेड है तो वहां पर क्योंकि हम लोग हाइपर टारगेटेड जो है वो टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं, हाइपर टारगेटेड मतलब अपने हिसाब से टारगेटिंग वगैरह हम सेलेक्ट करते हैं, तो वहां पर जो कन्वर्जन रेट है वो हाई होगा। इसी तरीके से प्राइस, अगर आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है जिसको हम लोग प्रोडक्ट की वैल्यू बोलते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है वो अगर हाई है तो वहां पर जो कन्वर्जन रेट है वो कम होगा। इनवर्स रिलेशन होती है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो हमारा प्राइस है, अगर प्राइस हमारा ज्यादा होगा तो जो हमारे कन्वर्जन वैल्यू है वो कम होगी। इनवर्स रिलेशन होती है, कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि प्राइस कम होगा, इस तरीके से रहता है, राइट। उसके बाद अगर मैं स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेट की थोड़ी सी बात करना चाहूं तो शॉपिफाई का जो कन्वर्जन रेट, अगर आपको 1% से नीचे का कन्वर्जन रेट मिल रहा है ना, तब तो भाई साहब बहुत ही सीरियस इशू है, देखने की जरूरत है। आप प्रॉफिटेबल हो नहीं पाएंगे और दिक्कत होगी, आपको अपने जो दुकान है ना, स्टोर है, वो आपको बंद करना पड़ जाएगा। 4 से ऊपर है अगर कन्वर्जन रेट तो विच इज वेरी गुड थिंग, बट अगर 3 से 4 के बीच में भी कन्वर्जन रेट है तो आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर 3 से 4 के कन्वर्जन रेट पे भी आप अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो फिर अगेन वहां पर जो समस्या है ना, वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी की समस्या है, थोड़ा सा उसके ऊपर काम करने की आपको जरूरत है। क्योंकि अगर ट्रैफिक
आ रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर और 3 से 4% कन्वर्जन करने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो कुछ और भी एंगल्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। उसके बाद थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को ऑडिट करना है अगर हमें हमारा जो कन्वर्जन रेट है शॉपिफाई स्टोर का, उसको अगर हमें इंप्रूव करना है, राइट। सो यहां पर देखो, एक चीज मैं मान के चल रहा हूं कि कोई भी मार्केटिंग, कोई भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कोई भी सीआरओ, कोई भी टेक्निक काम नहीं करती है अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो गड़बड़ है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट ठीक नहीं है और उसके बाद आपका कन्वर्जन रेट डाउन है, आप कितने भी सीआरओ एक्सपर्ट्स के पास चले जाओ, कन्वर्जन रेट नहीं बढ़ सकता, प्रॉब्लम आएगी आएगी। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको समझना है कि यहां पर जो मैंने बाय डिफॉल्ट एक चीज मान रखी वो ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ठीक ठाक है। सबसे पहले आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है? सिंप्लीफाइड यूजर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के लिए। तो कन्वर्जन रेट अगर आपको अच्छा करना है तो आपको यूजर एक्सपीरियंस जो है वो आपको स्मूथ रखना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज फॉर परचेज, ऐसी कोशिश करनी है आपको कि परचेज ट्रिगर हो सके, परचेज हो सके, राइट। तो इसके लिए आपको ऑफर्स जो है वो देने की जरूरत है तो वो दीजिए, कूपन कोड्स देने की जरूरत है वो दीजिए, फ्री शिपिंग देने की जरूरत है वो दीजिए। आप ट्राई करिए, आप टेस्ट करिए कि आप किस तरीके से जो परचेजेस हैं उनको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2% के कन्वर्जन रेट पे हैं, 2.5% के कन्वर्जन रेट पे हैं, तो 3% के कन्वर्जन रेट पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं अगर आपने थोड़ा बहुत इन सब चीजों को ठीक कर लिया, तो यहीं से थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट मिल जाएगा, राइट। कन्वर्जन हैपेंस ओवर ट्रस्ट। आपको क्या करना है? आपको टेस्टिमोनियल्स डालने हैं, प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं उनको आपको ठीक करना है, क्योंकि जो कन्वर्जन है ना, कोई आपको पैसे तब देता है जब उसको आपके ऊपर विश्वास होता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट को अगर सामने वाला पर्सन समझ नहीं पाया तो खरीदेगा कैसे, राइट। सो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन कैसा है, प्रोडक्ट की इमेजेस कैसी है, क्या प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्या उतनी इंफॉर्मेशन वहां पर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चेयर की बात करूं, आप ये चेयर बेच रहे हो तो इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां पर होनी चाहिए कि भाई ये चेयर का साइज क्या है, किस टाइप के लोगों के लिए ठीक है ये, इसमें क्या क्या चीजें और उनको मिलती है, क्या इसकी असेंबली उनको मिलेगी। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन एक प्रोडक्ट के अराउंड जरूरी है वो इंफॉर्मेशन वहां पर होनी चाहिए। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साइज वगैरह डायमेंशंस की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी शेप की इंफॉर्मेशन जो है, क्लियर इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, कुछ जो प्रोडक्ट्स है उनके कलर की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जरूरी है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई मेरा प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट है और उसके अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो है या नहीं है। देखिए, इसमें आप का जो कॉम्पिटिटर है या आपकी इंडस्ट्री में जो टॉप प्लेयर है उसकी वेबसाइट पर जाकर भी आप उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन ऐसे ही मिलती है, इसको आप ये मत समझे कि नहीं नहीं मुझे तो सब चीज आती, मैं तो अपने ही आप से सारी चीजें करूंगा, मैं तो ना किसी से रेफरेंस लूंगा ना किसी से मैं आइडियाज लेने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप दूसरे की या जो आपसे बड़ी वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आप जा रहे हैं थोड़े से आइडियाज लेने के लिए, थोड़े से अगर आपको एंगल्स वहां पर समझ में आ रहे, कोई बुराई की बात नहीं है, ये ठीक है। इंस्पिरेशन लेना कभी कोई बुराई वाली चीज नहीं होती, गड़बड़ चीज नहीं होती। हाँ, बस उठा के कॉपी मत कर दो उस चीज को, राइट। सो इंस्पिरेशन इज नेवर रॉन्ग। उसके बाद अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, इंफॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड टू द पॉइंट। बहुत ज्यादा घुमा फिरा के चीजें नहीं करनी, इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जो चीज जैसे रिप्रेजेंट करी जाती है उसी तरीके से होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा आप हीट मैप्स टूल्स वगैरह को इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे कि आपको मोर डेटा मिलेगा, और ज्यादा आपको डेटा जो है वो मिल जाएगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी जो बिल्कुल फ्री है, जब और ज्यादा आपको यूजर के जो बिहेवियर है आपकी वेबसाइट के ऊपर वो कैसे नेविगेट करा, इसकी और ज्यादा आपको डेटा मिलेगी तो और बेहतर तरीके से आप फिर फर्दर जो है कन्वर्जन रेट का ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि एक्चुअली पेज पे कहां पर रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, क्यों यूजर यहां पर आने के बाद वापस चला जा रहा है, क्यों पर्सन डिस्क्रिप्शन से नीचे नहीं जा रहा है, क्या वो डिस्क्रिप्शन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्यों पर्सन ये क्लिक करने के बाद आगे नहीं जा रहा है या क्लिक कर रहा है वहीं पर रुक जा रहा है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है, बटन सही तरीके से जो है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज या इससे मिलती जुलती बहुत सारी चीजों की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जब आप कोई भी सीआरओ टूल, हीट मैप टूल एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का मैंने एग्जाम्पल लिया है, फ्री है इसलिए, और बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं है जो आपको सीआरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत हो और आपको यहाँ पर मिले ना, फाइन। उसके अलावा आपके जो अबेंडेंट कार्ट हैं, मतलब पीपल हु विजिटेड टू योर कार्ट पेज और हु हैव समथिंग इन देयर कार्ट, लाइक पीपल हु विजिटेड लाइक पीपल हु एडेड योर प्रोडक्ट इनटू देयर कार्ट और उन्होंने फिर परचेज नहीं करी, उनमें आप व्हाट्सएप ऑटोमेशंस आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, व्हाट्सएप ऑटोमेशंस को आप यूज कर सकते हैं। मैंने एक अलग से जो सेपरेट प्लेलिस्ट है वो भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। व्हाट्सएप ऑटोमेशंस आप सीख सकते हैं, मेल्स के थ्रू जो है वो आप ऑटोमेशंस ट्रिगर कर सकते हैं। आज के टाइम में तो बहुत सारे मेल्स के टूल्स हैं जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं आपके शॉपिफाई स्टोर से या वो कॉमर्स से, वहां से हो सकता है मैसेजेस आप भेज सकते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें फॉर एग्जाम्पल आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 3% है, तो ये बड़ी आसानी से 3.2, 3.3, 3.5 कन्वर्जन पर लेकर जा सकती है आपके। बट यही चीज सारी चीजें कर देगी ऐसा नहीं होने वाला है। हर
एक चीज का अपना एक अलग रोल है, जैसे ये है इसका अपना एक थोड़ा सा अलग रोल है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, सारी चीजें मिलके जो है ना आपको एक डिसेंट कन्वर्जन रेट देती हैं। तो कुछ जो फंडामेंटली चीजें जो हमें पता होनी चाहिए मैंने शुरुआत में आपको बता दी, और उसके बाद किस तरीके से आप अपने कन्वर्जन रेट के ऊपर काम कर सकते हैं उसको देखिए। बट शर्त क्या है, प्रोडक्ट जो है ना वो दमदार होना चाहिए। प्रोडक्ट ठीक नहीं है ना तो ये सारी थ्योरी ही रह जाती है। इसको आप अप्लाई करेंगे फिर भी आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट कोई मिलता नहीं है और लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव कर नहीं पाएगा। हम लोग बात करने वाले अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ यूजीसी कंटेंट विच इज यूजर जनरेटेड कंटेंट। आज के टाइम में क्यों परफॉर्मेंस मार्केटर्स को और ब्रांड ओनर्स को दोनों को ही यूजीसी कंटेंट के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्यों आखिर इसकी जरूरत है, देन किस तरीके से हम एक बेहतर यूजीसी कंटेंट बना सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे, और यूजीसी कंटेंट की सक्सेस के लिए किस टाइप की जो मैट्रिसेस हैं उनको हमें देखना है। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूजीसी कंटेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है आज के टाइम में। देखिए, ऑडियंस टेस्टिंग बहुत सालों से जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है विद रिगार्ड्स टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, विद रिगार्ड्स टू फेसबुक एड्स, जहां पर हम बहुत सारी डिफरेंट ऑडियंसेस को टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो किस टाइप की ऑडियंस है वो काम करे, और उसके बाद उस ऑडियंस को हम लोग स्केल करते हैं। बट आज के टाइम में ना हर किसी को ऑडियंस टारगेटिंग आती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो फेसबुक एड्स के एल्गोरिदम है वो काफी स्ट्रांग हो गए। तो अगर आप आज के टाइम में ओपन टारगेटिंग भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीजों को आपने ठीक तरीके से कॉन्फ़िगर करके रखा है विद रिगार्ड्स टू कन्वर्जन्स एंड एवरीथिंग, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि हो सकता है ओपन टारगेटिंग के ऊपर भी आपको जो परचेज है वो मिल जाए या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक जाए। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आज के टाइम में फेसबुक एड्स के जो एल्गोरिदम्स है वो काफी स्ट्रांग हो गए, जहां पर जो ऑडियंस टेस्टिंग वगैरह है वो बहुत ज्यादा जो मायने है वो नहीं रखती है। इंपॉर्टेंट तो है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, हमें करनी भी चाहिए, बट और भी बहुत सारे एंगल्स हैं जो आज के टाइम में गेम में आ चुके हैं, उन्हीं में से एक है यूजीसी कंटेंट, राइट। तो वही मैंने पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। सेकंड इज ऑडियंस नीड सम कनेक्शन। जब भी आप किसी को ऐड दिखाते हैं ना, एक सिंपल सा पोस्टर देखकर वो कन्वर्ट नहीं होंगे, उनको एक कनेक्शन चाहिए, ठीक है, एक उनको ना ऐसी चीज चाहिए जो लगे कि हाँ भाई ये मेरे ही जैसा बंदा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस माउस को बेचना चाहता हूं तो सामने वाले पर्सन को ये लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरे जैसा पर्सन ही ना इस माउस को इस्तेमाल कर रहा है, इसको दिखा रहा है ठीक तरीके से, राइट। सो वही चीज यहां पर मेंशन की गई, व्हेन दे सी पीपल लाइक देम वेयरिंग यूजिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इट कन्विंसेस देम एंड हेंस एंड्स अप बाइंग। सो ये मुझे लगता है दो चीजें बहुत हैं आपको समझाने के लिए कि व्हाई इन टुडेज टाइम यूजीसी कंटेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किस तरीके से आपको यूजीसी कंटेंट बनाना है, देखिए मैं चीजों को बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपकी निश में आपको रिसर्च करना है, राइट। फिल योर माइंड विद आइडियाज। बहुत सारे आइडियाज जब आपके दिमाग में होंगे ना तब आप एक बेहतर यूजीसी कंटेंट की स्क्रिप्ट लिख पाएंगे या लिखवा पाएंगे। आज के टाइम बहुत सारे परफॉर्मेंस क्रिएटिव एक्सपर्ट्स आ चुके हैं, राइट। परफॉर्मेंस ड्रिवन जो क्रिएटिव्स हैं, जो कंटेंट है वो बनाने की होड़ लगी हुई है, लोग वो बनाना चाह रहे हैं, राइट। अ कंटेंट और द यूजीसी कंटेंट दैट कन्वर्ट्स, लोग उसके पीछे जा रहे हैं। तो सिंपली कोई पोस्ट बना देना, सिंपली कोई ऐड बना देना, ये आज के टाइम में काम नहीं कर रहा है। आपको अगर यूजीसी कंटेंट बनाना है तो ध्यान रखना है कि उसके अंदर परफॉर्मेंस वाले जो एंगल हैं वो होने चाहिए। उनको हम इवेल्युएट बाद में कर लेंगे मैट्रिसेस के बेसिस में, बट शुरुआत कहां से करनी, हमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखने, हमें फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर जाना है, अपनी जैसी जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनको हमें देखना है, उनको समझने की कोशिश करना है, वहां पर रिसर्च करने की कोशिश करना है कि किस तरीके से वो लोग जो एड्स है वो बना रहे हैं और किस तरीके से उनके एड्स चल रहे हैं, क्या क्या एलिमेंट्स को वो यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको एक बेहतर आइडिया देने के लिए बहुत जरूरी है। जो सबसे कम जो लोग काम करते हैं दैट इज रिसर्च। आपको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। उसके बाद आपको बहुत ही सिंपल सी चीजें रखनी है, आपको हुक रखना है। आप प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको एज अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम आप प्रेजेंट करेंगे और उसके जो मोर बेनिफिट्स वगैरह उनको आप शो करेंगे, एंड देन यू विल एंड अप द थिंग्स विद अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। विदाउट कॉल टू एक्शन कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है। मतलब एक कॉल टू एक्शन का एब्सेंस कितना बड़ा ब्लेंडर हो सकता है आप सोच नहीं सकते। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की कि किस तरीके के जो वीडियोज हैं वो हो सकते हैं एक यूजीसी कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिव्यूज हो सकते हैं, टेस्टिमोनियल वीडियोस हो सकते हैं, यू कैन शो समवन यूजिंग दैट प्रोडक्ट, इस तरीके से आप उस चीज को दिखा सकते हैं। हाउ टू वीडियोस भी आपके हो सकते हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो आप और बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आ जाते हैं हम लोग। अगर आप इस वीडियो को देखें तो दिस इज बेसिकली अ यूजीसी कंटेंट, राइट। प्रॉपर इन्होंने मीम्स वगैरह को भी यूज किया हुआ है। सो यहां पर अगर आप आएंगे तो देखेंगे इन्होंने दिखाया हुआ किस तरीके से यू कैन बाय दिस स्पेक्टिकल्स फ्रॉम देयर
वेबसाइट, राइट। सो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। सो यू कैन टेक द आइडियाज फ्रॉम फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। और मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक ना आई ग्लासेस करके कीवर्ड डाला हुआ है यहाँ पर, एंड आई एम सीइंग सो मेनी एड्स ओवर हियर। सो यहाँ पर आपको यूजीसी कंटेंट जो है उसको फिगर आउट करना है और यूजीसी कंटेंट के आइडियाज जो है वो यहाँ से लेने। इसी तरीके से अगर मैं और देखना चाहूँ तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यूजीसी कंटेंट है, राइट। दिस इज अगेन अ यूजीसी कंटेंट इन ज्वेलरी निश, फाइन। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, देन अगेन over here also we are using a UGC content, ठीक है। प्रॉपर जो ट्रेंडिंग म्यूजिक्स वगैरह उनका इस्तेमाल किया जा रहा है वर्टिकल वीडियोस को, एज वेल एज जो हमारे फीड वाले वीडियो फॉर्मेट्स होते हैं उनको यूज करके। तो इस तरीके से इसको किया जा रहा है। अगेन मैं अगर यहाँ पर आ जाऊं तो कैन सी यहाँ पर भी एक UGC कंटेंट है विच इज वेरी वेल क्राफ्टेड। तो जितना ज्यादा आप इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे उतने ज्यादा आइडियाज जो हैं वो आपको समझ में आएंगे। बट बॉटम लाइन ये है कि आज के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज यूजीसी कंटेंट। मेहनत करना शुरू कर दें, आप उसको बनाना शुरू कर दें, डिफरेंट एंगल्स वगैरह जो है वो आप लेना शुरू कर दें। अगर आपको स्क्रिप्ट वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त स्क्रिप्ट वो लिखकर आपको दे देगा। यू जस्ट हैव टू गिव इट सम प्रॉम्प्ट। अगर प्रॉपर आप प्रॉम्प्ट उसको देंगे तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ही अच्छी एक स्क्रिप्ट अलॉन्ग विद हुक एंड ऑल दोज थिंग्स, वो सारी चीजें आपको लिखकर दे देगा। उसके बाद अगर मैं मैट्रिसेस की बात करूं तो देखिए, जब मैं परफॉर्मेंस बेस्ड एक यूजीसी कंटेंट की बात कर रहा हूं तो उसकी जो मेन मेट्रिक है दैट इज कॉस्ट पर परचेज या फिर नंबर ऑफ परचेज। यहां पर हम नंबर ऑफ परचेज भी लिख सकते हैं कि एक्चुअली वो कितना परफॉर्म कर रहा है। उसी के बेसिस पर हम उसकी सक्सेस जो है वो जस्टिफाई करते हैं, या फिर उसका जो आरओएस है वो कितना आ रहा है उसके बेसिस पर हम उसकी सक्सेस को जस्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन मेट्रिक है वो ये। बट उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि हुक जो हम लोग कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग केवल सीटीआर देखकर ना कहानी वहीं पर खत्म कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा और देखने की जरूरत है कि आपका जो हुक रेट है वो क्या है। अब हुक रेट जैसे कोई भी मेट्रिक आपको फेसबुक एड्स के डैशबोर्ड में नहीं दिखेगी, तो बेसिकली आपको कस्टम मेट्रिक इसकी बनानी पड़ेगी। आप कस्टम मेट्रिक बना लीजिएगा इसकी। जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 3 सेकंड वीडियो प्लेस कितने हुए डिवाइडेड बाय कितने टोटल इंप्रेशंस हुए मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको एक हुक रेट देगा। सो हायर द हुक रेट इज लाइक कि हमारा जो पर्पस है वीडियो का, यूजीसी कंटेंट का, वो फुलफिल हो रहा है। और उसके बाद फिर आगे आप देखेंगे परचेजेस वगैरह आ रही या नहीं आ रही। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसा भी नहीं होता है कि आप केवल एक ही यूजीसी कंटेंट बना देंगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वहीं से सारी चीजें हो जाएं। और अगर वो वाला यूजीसी कंटेंट आपका काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि और भी दूसरे टाइप के यूजीसी कंटेंट आपके काम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि हमें एफर्ट्स डालने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स एक्चुअली डालने की जरूरत है, यूजीसी कंटेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है, अगर स्पेशली आपकी जो ब्रांड है वो D2C ब्रांड है तो। गाइस, D2C बिजनेस ओनर्स और मार्केटर्स एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू। अगर आपने सही तरीके से एवरेज ऑर्डर वैल्यू को इंक्रीज करने की स्ट्रैटेजीज बना ली तो डेफिनेटली जो आपका रेवेन्यू है वो कई गुना तक बढ़ सकता है और जो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो घट सकती है। तो आज समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू आप लोग अपना जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको और ज्यादा चीजें जो है वो समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे एक क्लाइंट का ये अकाउंट है, एनालिटिक्स है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो हमने जो टोटल नेट सेल करी है वो इस मंथ में अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली हमने 33 लाख की नेट सेल करी है। यहाँ पर जो हम लोगों ने ऑर्डर्स जनरेट किए वो 852 ऑर्डर जो है वो जनरेट किए हुए। एवरेज ऑर्डर वैल्यू अगर आप देखोगे तो लगभग 4000 के आसपास एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। बट अगर मैं आपको प्रोडक्ट की, जो ये प्रोडक्ट है, अगर मैं उसकी वैल्यू आपको बताने की कोशिश करूं तो एक प्रोडक्ट की अमूमन जो वैल्यू है वो 1200 से 1500 के आसपास जो है वो रहती है। तो इसका मतलब ये है कि हम अप्रोक्सीमेटली, अगर आप इस चीज को भी देखें तो प्रोडक्ट सोल्ड ये लगभग 2618 है यहाँ पर 2618, और ऑर्डर्स 852 है। मतलब हर एक ऑर्डर में ऑन एन एवरेज हम कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूं यहाँ पर। 2618 डिवाइडेड बाई 850, राइट। सो मोर देन 3 प्रोडक्ट्स जो है वो हम बेच रहे हैं एक सिंगल ऑर्डर के अंदर। आप समझ रहे हैं? तो किस तरीके से एक सिंगल ऑर्डर की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसको हम लोग इंक्रीज करें। मैं आपको एवरेज बता रहा हूं, हो सकता है किसी एक ऑर्डर में 4 प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए गए हो, किसी एक ऑर्डर में 2 किए गए हो, किसी में 6 किए गए हो, राइट। सो किस तरीके से हम लोगों ने इसको किया वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। 3-4 स्ट्रैटेजीज ही हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। द पॉइंट इज कि हम लोग इन सब चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते और इग्नोर कर देते हैं। फाइन। सो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं
हैं कि अगर कोई पर्सन 3,000 रुपए का सामान खरीदता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारी शिपिंग है वो ऑफ हो जाएगी, या कोई भी पर्सन 1,000 से ज्यादा का सामान खरीदता है तो वहां पर जो हमारी शिपिंग है वो ऑफ हो जाएगी, शिपिंग फ्री रहेगी। इस टाइप के आप ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से ऑफर्स ही क्रिएट करने हैं। अब पॉइंट ये है कि वो ऑफर को किस तरीके से आप क्रिएट करते हैं। सो फ्री शिपिंग इज वन टाइप ऑफ ऑफर। इसी तरीके से अलग अलग ऑफर्स ही क्रिएट करते हैं, वरना कोई क्यों ही जो है वो ज्यादा आपको पे करके जाएगा, या वरना क्यों ही कोई जो है वो ज्यादा ऑर्डर्स करेगा, नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है उनको ज्यादा खरीदेगा। बात आप समझ रहे हैं, राइट? सेकंड जो हमारा पॉइंट है दैट इज क्रॉस सेल योर प्रोडक्ट्स टू चेकआउट। चेकआउट पर जाते वक्त आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को। जैसे एक प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है, उसी से रिलेटेड जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको आप वहां पर क्रॉस सेल कर सकते हैं। फाइन। थर्ड इज बंडल प्रोडक्ट्स एंड ऑफर डिस्काउंट्स ऑन बंडल। तो आप अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का एक बंडल बना सकते हैं और उसके ऊपर कुछ आप डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप बंडल बना कर देंगे तो भाई कोई क्यों ही खरीदेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट 1,000 का, एक 1,100 का, एक और 1,000 का है, तो टोटल 3,100 हो गया। फाइन। अब आपने इस चीज को बंडल बनाकर जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया वेबसाइट के ऊपर, बट कोई क्यों ही खरीदेगा अगर उसे कुछ 5% का, 10% का वहां उस बंडल के ऊपर जो है वो डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत ही जरूरी है आपको समझना कि आपको बंडल्स तो बनाने, बट साथ ही साथ उसके साथ कुछ ऑफर्स भी आपको देने। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डिस्काउंट लिख दिया है, इट कैन बी मॉनेटरी डिस्काउंट ऑल्सो, राइट? आप अपसेल के ऊपर जो है वो भी डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो गिफ्ट कार्ड्स एंड कूपन्स भी आप जो है वो दे सकते हैं लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई एक परचेस करी, अगर मैं आज एक परचेस करता हूं, आपने मेरे को एक कूपन दे दिया कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं 3,000 रुपए की परचेस करता हूं तो मैं ये कूपन को यूज कर सकता हूं, जहां पर मेरा 200 या 300 या 400 रुपीज जो है वो ऑफ हो जाएगा। ये एक जो है वो अमाउंट भी हो सकता है, ये एक परसेंटेज भी हो सकता है। पहली चीज तो ये हुई कि वहां पर उस यूजर के रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है, और उसके बाद आपको पता है कि भाई मेरी जो एक प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 1,000 रुपए है, तो अगर मैंने इसको 2,000 रुपए या 3,000 रुपए पे ऑफर दिया हुआ है कि भाई 3,000 अगर स्पेंड करोगे तो ही ये कूपन जो है वो वैलिड होगा। एक बार में अगर 3,000 स्पेंड कर रहे हो देन दिस कूपन इज वैलिड। अगर कार्ट वैल्यू 3,000 है, आप ये लगा सकते हो। तो वो वहां पर जो है वो क्या करेगा, वो अपनी जो कार्ट वैल्यू है उसको इंक्रीज करेगा, जो कि अल्टीमेटली जो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसको इंक्रीज करेगा। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आया होगा कि ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती है। थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत है आपको। ऐसा नहीं आप सोचे कि अपने आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिखाया। मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है एक बेहतर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी को हायर करते वक्त। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है दे शुड अंडरस्टैंड द बिजनेस, दे शुड आस्क यू डिफरेंट क्वेश्चंस, शुड वांट टू नो मोर अबाउट योर ब्रांड, द प्रोसेसेस दैट यू आर हैविंग इन योर ब्रांड, राइट? और इन सब चीजों के बारे में आपको कैसे पता चलेगा, जब भी आप किसी भी एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक डिस्कवरी कॉल सेटअप करते हैं तो वहां पर जो कम्युनिकेशन होता है ना, उससे आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि उनको आपकी ब्रांड को समझने में कितना इंटरेस्ट है। क्योंकि कई बार जो एक ठीक ठाक एजेंसी नहीं होती, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी नहीं होती, वो इस तरीके से आपके बिजनेस के बारे में उतना डिटेल में जानने की कभी कोशिश नहीं करेगी। उसे प्रोसेस वगैरह से मतलब नहीं होगा, उसे आपकी सप्लाई चेन को समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बस वो क्या बोलेंगे, सीधे ऐड अकाउंट्स दे दो, हम ऐड चलाना शुरू कर देंगे। ना वो बात करेंगे आपके ग्रॉस मार्जिन के बारे में, वो आपके बिजनेस को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बट उनका सीधा सा मतलब होता है किसी तरीके से क्लाइंट जो है वो ऑनबोर्ड कर दिया जाए और एड्स जो है वो चला दिए जाए। ये जो चीजें है ना, ये एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी के साइंस नहीं है, राइट? सेकंड जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो एक एजेंसी, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी एक बेहतर होगी ना, वो कभी भी केवल कैंपेन्स के बारे में बात नहीं करेगी, वो दूसरी भी चीजों के बारे में आपसे बात करेगी। वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू के बारे में बात करेगी, वो किस तरीके से आप अपना जो आरटीओ है कम कर सकते हैं उसके बारे में बात करेगी, किस तरीके से आप विनिंग जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी सप्लाई चेन को आप इंप्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आपकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। इट्स नॉट ओनली अबाउट मार्केटिंग कैंपेन्स, a business is way beyond only marketing campaigns which we run on Facebook and Google. So इन सब चीजों की समझ एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम को होती है, तभी वो आपकी ब्रांड को एक बेहतर तरीके से ग्रो करा पाएंगे, राइट? सो दे नॉट ओनली टॉक अबाउट गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स बट दे ऑल्सो प्रोवाइड सजेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स। थर्ड जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप उनसे ना उनकी जो प्रीवियस केस स्टडीज हैं उनके बारे में आप बात करें। देखिए, केस स्टडीज समझने का ये मकसद बिल्कुल नहीं होता है कि आप उनसे बड़े बड़े नंबर जो है वो समझना चाहते कि भाई इस पर्टिकुलर एजेंसी ने इतने की सेल करी है, इस पर्टिकुलर एजेंसी ने किसी बिजनेस को इतने के सेल्स प्रोवाइड किए, इतने का आरओएस प्रोवाइड किया। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि किस तरीके से एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी
एजेंसी एक बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप ग्रो कराती, उनका जो ग्रोथ का ग्राफ है वो किस टाइप का है, वो इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि हमने एक ही मंथ के अंदर इसको बहुत बड़ा स्केल कर दिया या 2 महीने के अंदर हमने बहुत बड़ा स्केल कर दिया, बिल्कुल से जे कर्व आपको परफॉर्मेंस में दिख रहा है, राइट। सो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो ग्रोथ, जो स्टेबल ग्रोथ होती है वो टाइम के साथ होती है। तो आप उनकी केस स्टडी में यही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें, यही समझने की कोशिश करें कि एक ब्रांड को उन्होंने किस तरीके से ग्रो किया और उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए और परफॉर्मेंस मार्केटिंग का कितना ज्यादा रोल था, अगर मैं गूगल एड्स और फेसबुक एड्स की बात करूं। फाइन। सो यहां पर मैंने वही लिखा हुआ है, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिग नंबर्स, इट्स अबाउट हाउ दे पार्टनर विद द ब्रांड एंड ग्रो दैट ब्रांड स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट इज दे शुड कीप ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस एंड प्लान अकॉर्डिंगली। कहने का सीधा सा मतलब है कि जो भी वो टास्क कर रहे हैं ना, वो प्रॉपरली उनके पास डॉक्यूमेंटेड हो कि भाई इन्होंने ये चीजें करी हैं और ये क्यों करी हैं और इससे क्या एनालिसिस वो निकालेंगे और इस डेटा के बेसिस पर किस तरीके से वो फर्दर जो है वो काम करेंगे। फाइन। सो दे शुड बी डेटा ड्रिवन टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज team should be a good debugger, should be proactive in identifying the problem and plan accordingly। देखिए, जब परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी काम करती है, ऐसा नहीं होने वाला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बहुत से डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस अराइज होती हैं। तो वो जो टीम है ना, वो प्रॉब्लम को डिबग करने के कैपेबल होनी चाहिए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के कैपेबल होनी चाहिए और प्रोएक्टिव होनी चाहिए, तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर जो है कुछ कैंपेन्स के अंदर आरओएस ड्रॉप हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है, तो भाई उस कैंपेन को बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब उसको चलाते ही चले जा रहे हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक है। टेस्टिंग का भी एक ना टाइम होता है। तो कहने का सीधा मतलब है कि वो गुड डिबगर होने चाहिए, शुड बी प्रोएक्टिव इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड प्लान अकॉर्डिंगली। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज अ गुड परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी शुड बी वेल वर्स्ड विद टीम दैट हैज टेक्निकल एक्सपर्टाइज, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव एक्सपर्टाइज। बट ऐसा नहीं कि उनकी टीम में केवल ना परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने वाले बंदे हैं, एक गूगल एड्स रन करने वाले बंदे हैं, फेसबुक एड्स रन करने वाले बंदे हैं। बट बेहतर फेसबुक एड्स बिना एक बेहतर क्रिएटिव एंगल के, बिना एक बेहतर एड कॉपी के, बिना एक बेहतर एड एंगल के नहीं परफॉर्म कर सकता। तो जरूरी है कि उनकी जो टीम है, जो एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी होती है, उनकी टीम में सभी टाइप का जो एक्सपर्टाइज है वो होना चाहिए। टेक्निकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग को ड्राइव करता है। एनालिटिकल एक्सपर्टाइज होना चाहिए जो डेटा के बेसिस पे जो है वो डिसीजंस ले सके। क्रिएटिव एक्सपर्टाइज होना चाहिए जो क्रिएटिव सपोर्ट टेक्निकल टीम को प्रोवाइड कर सके, जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की कोर टीम है उसको प्रोवाइड कर सके, राइट। एक और चीज जो D2C ब्रांड ओनर्स को समझनी होगी कि एक जो बेहतर एजेंसी होती है ना, उसकी अपनी एक सर्विस कॉस्ट होती है। आप अगर एक बेहतर एजेंसी को हायर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जो कॉस्ट है ना, वो आपको बियर करनी पड़ेगी। आप सोचें कि आप एक फ्रीलांसर की कॉस्ट में एक एजेंसी को हायर कर सकते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी अपनी एक प्रॉपर टीम होती है, उसके एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो अगर अलग अलग जगहों से डिफरेंट एक्सपर्टाइज लेकर आते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी आपको इनकर करनी पड़ेगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी हम अपनी एजेंसी के अंदर जब भी हम D2C ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, हम इन सब चीजों का जो है वो ध्यान रखते हैं। गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आप लोग देखते हैं कि आपका जो आरओएस है वो कॉन्टिन्यूसली ड्रॉप कर रहा है, और जैसे ही आपको लगता है कि हमारा आरओएस जो है वो ड्रॉप कर रहा है और आप देखते हो डैशबोर्ड के अंदर, आप कुछ चेंजेस करना शुरू कर देते हो कैंपेन्स के अंदर विदाउट एनालाइजिंग कि क्या रीजंस हो सकते हैं इस आरओएस ड्रॉप के। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके कैंपेन्स गलत बने इस वजह से आरओएस ड्रॉप हो रहा है, बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो जरूरी यह है कि जब भी आपको डिक्लाइनिंग आरओएस जो है वो दिखाई दे, सबसे पहले आप रीजंस को फिगर आउट करने की कोशिश करें कि आखिर क्या रीजन हो सकता है, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है जिसकी वजह से जो हमारा आरओएस है वो ड्रॉप कर रहा है। एक चीज मैं आपको शुरुआत में ही बता देना चाहता हूं कि अगर आप स्केलिंग करने जा रहे हैं, कैंपेन्स को स्केल कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि जब भी आप स्केल करने जाएंगे तो आरओएस जो है वो ड्रॉप होगा ही होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपको चाहिए 5 का आरओएस बेहतर तरीके से प्रॉफिटेबल होने के लिए, और जैसे ही आप 5 के आरओएस पे पहुंचते हो, आप अपने कैंपेन्स को स्केल करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप अपने कैंपेन्स को स्केल करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका आरओएस ड्रॉप हुआ। लेट्स से आरओएस ड्रॉप होके हो गया 4 का, तो उस वक्त आपको लगेगा कि ये मेरा डिजायर्ड आरओएस तो था नहीं, अब मैं स्केल भी करता जाऊं और जो मेरा पुराना आरओएस था 5 का वो भी मेंटेन रहे, तो थोड़ा मुश्किल है, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब भी हम कैंपेन्स को स्केल करते हैं, अगर हमारा डिजायरेबल जो आरओएस है वो 5 का है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि सबसे पहले हम कैंपेन्स को 6 के आरओएस पे, 6.5 के आरओएस पे, 7 के आरओएस पे लेकर जाएं, ताकि अगर वहां पर स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आरओएस में ड्रॉप आए तो हमें ज्यादा समस्या ना हो, और ड्रॉप होकर वो 6 का आरओएस हो जाएगा या 5 का आरओएस हो जाएगा या 4.8 का हो जाएगा या 4.5 का हो जाएगा, वो आरओएस ड्रॉप होके 3 का या 2 का आरओएस नहीं होगा। बट अगर आप 4 के आरओएस पे ही स्केल करना शुरू कर देंगे उस पर्टिकुलर केस में, देखिए स्केलिंग में जो है ना वो ड्रॉप आएगा ही आएगा। तो जब भी आप स्केल करेंगे आरओएस ड्रॉप होगा ही होगा, थोड़ा बहुत जो है वो आरओएस आपका ड्रॉप होगा। तो
समझदारी इस चीज में है कि हम स्केल करना तब शुरू करें जब हमारे डिजायर्ड आरओएस से थोड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। और वो सारी चीजें जब आप अपने शुरुआती कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, डिफरेंट ऑडियंसेस, एंगल्स, एड क्रिएटिव्स, ये सारी चीजें टेस्ट करते हैं, तो आपको चीजें समझ में आ जाती हैं कि कब आपको स्केल करना है, राइट। सो ये एक मोटी मोटी चीज है, क्योंकि स्केलिंग और आरओएस का ड्रॉप जो है ना वो काफी कुछ रिलेटेड है। इसके अलावा क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए, अगर आपके ओवी में ड्रॉप हो रहा है, मतलब एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपकी कम आ रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप देखेंगे कि जो आपका आरओएस है वो ड्रॉप होता है। तो अगर आपका आरओएस ड्रॉप हो रहा है तो पहले क्या करना है, आपको रीजंस फिगर आउट करने हैं कि आरओएस क्यों ड्रॉप हो रहा है, फिर उन रीजंस के अराउंड जो है हमें काम जो है वो करना है। सो अगर एओवी ड्रॉप होगी तो आरओएस भी ड्रॉप होगा। इसी तरीके से अगर आपकी ऑडियंस ओवरलैप कर रही है या फिर आपकी जो फनल्स हैं वो प्रॉपर्ली एट्रीब्यूटेड नहीं है विद बजट, जैसे टॉप ऑफ द फनल में कितना बजट होना चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में किस तरीके से मिडिल ऑफ द फनल के कैंपेन्स में आपका बजट होना चाहिए, उसी प्रोपोर्शन में किस तरीके से आपका बॉटम ऑफ द फनल में जो बजट है वो होना चाहिए। अगर आपने बजट के प्रोपोर्शन को इधर उधर कर दिया तब भी जो है वो आपको आरओएस में जो डिक्लाइन है या ड्रॉप है वो देखने को मिलेगा। आपको जो है अपने सीपीएम को और सीपीसी को भी टेस्ट करते रहना है। इससे आपको पता चलता है कि कहीं और ज्यादा कंपटीशन तो नहीं आ गया है, हमारा सीपीएम तो नहीं बढ़ा। अगर सीपीएम बढ़ेगा आपका, राइट, सो आप देखोगे कि आपका जो आरओएस है वो ड्रॉप करेगा, सीपीसी बढ़ेगी तो आपका आरओएस जो है वो ड्रॉप करेगा। फाइन, सो इट कैन ऑल्सो डिक्रीज योर आरओएस। इसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए, पहले आपने जब शुरुआत करी थी तब आपके प्रोडक्ट के अराउंड उतने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं थे, जैसे ही टाइम बीतता गया और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आते गए, जैसे जैसे कॉम्पिटिटर्स आते जाएंगे उसी पर्टिकुलर ऑडियंस के अराउंड जिसको आप टारगेट कर रहे हैं या उसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट के अराउंड जिस टाइप के प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं, आप सेल करना चाह रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप देखेंगे कि आपका जो आरओएस है वो ड्रॉप कर रहा है। तो आरओएस का ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही है। देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी एक रीजन हो सकता है, बट दैट इज नॉट ओनली द रीजन, राइट। फेस्टिव सीजन, अच्छा ये बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, बट फेस्टिव सीजन के ऊपर आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो डिफरेंट ब्रांड्स है वो डिफरेंट ऑफर देना शुरू कर देते हैं, अपना बजट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो उसमें अगर थोड़ा सा आरओएस का डिक्लाइन आ भी रहा है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको फोकस किस चीज के ऊपर करना है कि रेवेन्यू भी बढ़ा ले। तो अगर आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो जाता है और जो आपका आरओएस है वो थोड़ा बहुत भी अगर ड्रॉप होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फेस्टिव सीजन अगर अराउंड है तब भी आपको आरओएस में ड्रॉप देखने को मिलता है। फेस्टिव सीजन अगर अराउंड होता है तो आपके अपने स्केलिंग की वजह से भी आरओएस ड्रॉप होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स ब्रांड्स जो है वो बहुत ज्यादा पैसा जो है वो मीडिया बाइंग में डाल देते हैं, जिसकी वजह से भी आपका आरओएस जो है वो ड्रॉप होता है। तो आपको इस चीज को समझना है। फेस्टिव सीजन को लेवरेज करने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करते हैं जिनको भी चाहिए कि फेस्टिव सीजन्स में किस तरीके से आप अपनी D2C ब्रांड्स की परफॉर्मेंस मार्केटिंग करें जिससे आपको ज्यादा आउटपुट मिल सके। तो इसके लिए कमेंट आएगा तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, राइट। कई बार ऐसा होता है कि फेसबुक रिपोर्टिंग में बग होता है या रिपोर्ट ठीक तरीके से नहीं दिखती है, तो उसको भी आप चेक कर लें। डैशबोर्ड कई बार आपको बहुत ही बेहतर या एक्यूरेट रिपोर्ट जो है वो नहीं दिखाता है, तो इसको भी डबल चेक कर लें आप। उसके बाद 7th पॉइंट जो है, स्केलिंग ड्रॉप्स आरओएस सिग्निफिकेंटली इफ कैंपस स्ट्रक्चर इज नॉट प्रॉपरली मेड। हाँ, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप स्केल करें, हम सभी को पता है कि जब हम स्केल करेंगे तो हमारे जो आरओएस है वो ड्रॉप होगा, बट कई बार ऐसा होता है कि आप स्केल करते हैं और आपका आरओएस ना बहुत तेजी से ड्रॉप करता है। अगर आपको स्केलिंग के सही मेथड्स नहीं पता है, आपको सही कैंपेन स्ट्रक्चर नहीं पता, अगर आपको सही एड सेट स्ट्रक्चर नहीं पता, अगर आपको सही तरीके से फनल्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है, जो आप कैंपेन्स की बनाते हैं, तो भी जो आपका आरओएस है ना वो बहुत तेजी से ड्रॉप होगा। आई बिलीव कुछ पॉसिबल रीजंस आपको समझ में आए होंगे जिनकी वजह से जो आरओएस है वो ड्रॉप होता है, और अब आप इन चीजों को एनालाइज करने लगेंगे। किस तरीके से एक D2C ब्रांड के लिए हम लोग फेस्टिव सीजन को लेवरेज कर सकते हैं, जो हमारा फेस्टिवल वाला सीजन होता है उसमें किस तरीके से ज्यादा हम लोग कन्वर्जन्स लेकर आ सकते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ स्पेशल अगर हमें करना है तो किस तरीके से हमें करना है, ऑफर्स वगैरह किस तरीके से देना है, और किस तरीके से हम नए कस्टमर्स को एक्वायर कर सकते हैं, और जो हमारे रिटर्निंग कस्टमर्स हैं उनको हम लोग बार बार किस तरीके से जो अपनी वेबसाइट है उसके थ्रू सेल्स करवा सकते हैं। तो कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे ये सारी चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो फेस्टिव सीजन का टाइम है वो कौन सा रहता है। जनरली जो फेस्टिव सीजन है वो गियर अप करता है इंडिपेंडेंस डे के आसपास से। जब भी जो आप देखते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट जब भी बड़ी बड़ी सेल्स लेकर आना शुरू हो जाते हैं, वहां से जो फेस्टिव सीजन है वो शुरू हो जाता है और ये लास्ट करता है दिवाली के बाद तक। इमीडिएटली आफ्टर दिवाली या दिवाली के दौरान आप देखेंगे कि जो सेल है वो काफी डाउन होने लगती है, और फिर टाइम के साथ वो सेल डाउन हो जाती है, और फिर वापस से अगले साल जो इंडिपेंडेंस डे है वहां पर जो है वो फेस्टिव सीजन गियर अप होता है। अब देखिए, जब मैं फेस्टिव
फेस्टिव सीजन की बात करूं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे साल में बस यही टाइम है जहां पर सेल्स आने वाली है। मैं केवल आपको फेस्टिव सीजन के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं कि यहां पर थोड़ा सा आप इस चीज को लेवरेज कर सकते हैं, राइट। बट फेस्टिव सीजन का एक नुकसान भी है, क्योंकि कई बार आपको लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हमारी डाउन होगी, बट ऐसा होता नहीं है जनरली, क्योंकि फेस्टिव सीजन में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बड़ी बड़ी ब्रांड जो है वो बहुत ज्यादा जो पैसा है वो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डालना शुरू कर देती है। तो आप खुद ही सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि एक प्लेटफॉर्म है, उसकी एक लिमिटेड इन्वेंट्री है, कुछ लिमिटेड एड्स ही वहां पर दिख सकते हैं, कुछ लिमिटेड यूजर्स को ही एड्स वहां पर दिख सकते हैं। अब जब बड़ी ब्रांड्स बहुत ज्यादा बजट लेकर आ जाएंगी और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड करने लगेंगी, तो वो जो इन्वेंट्री है वो खत्म होने लगेगी। जब इन्वेंट्री खत्म होने लगेगी तो जो सीपीएम है वो शूट अप होगी। जैसे ही सीपीएम हमारी जो शूट अप होगी प्लेटफॉर्म की, उसी के साथ साथ जो हमारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो भी बढ़ेगी। बट बेनिफिट ये रहता है कि हम ऑफर्स वगैरह देते हैं, क्योंकि लोग उस वक्त फेस्टिव मूड में होते हैं, तो हम लोग ऑफर्स वगैरह देते हैं और नए नए कस्टमर्स को जो है वो एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, जो बाद में हमारे रिटर्निंग कस्टमर्स बनते हैं और जिनसे हम लोग फिर क्रॉस सेल या अपसेल करवाते हैं। तो फिर उस तरीके से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में हमारी ब्रांड जो है वो बेहतर परफॉर्म करती हैं। फेस्टिव सीजन का ये मतलब नहीं कि बस वहीं पर बेच के हम लोग निकल गए, इसलिए फेस्टिव सीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। अब अगर मैं निशेस की बात करूं जहां पर आप फेस्टिव सीजन को यूज कर सकते हैं, दैट इज अपरेल्स की निशेस जो है हमारी फैशन वाली हो गई, एसेसरीज वाली हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह हो गया, शूज वगैरह हो गया। इनमें बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम लोगों ने भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फेस्टिव सीजन के लिए तैयार करी। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, फेस्टिव सीजन में केवल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ही नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजों के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी वेबसाइट है, थोड़ी सी उसकी जो थीम है ना, उसको इस तरीके से बना लें कि लगे कि वो फेस्टिव सीजन वाली वेबसाइट है। जो भी आप ऑफर्स वगैरह देंगे उनको प्रॉपर्ली ना क्राफ्ट कर दें, बैनर्स वगैरह लगा दें, और थोड़ा सा आप उसको एक तरीके से रीवैम्प करें वेबसाइट को, स्पेसिफिकली केवल फेस्टिव सीजन के लिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप वेबसाइट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, तो स्पेसिफिकली आप फेस्टिव सीजन के लिए कुछ नए लैंडिंग पेजेस बना देते हैं, और उन लैंडिंग पेजेस में आप अपने डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप दिखाते हैं, और उसके बाद जब कोई उन प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता है तो जो आपका मेन प्रोडक्ट पेज होता है वहीं पर वो यूजर चला जाता है। बट बीच में वो एक सुंदर सा जो है वो फेस्टिवल ओरिएंटेड एक लैंडिंग पेज जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिससे थोड़ा सा वाइब जो है वो उसकी बन जाती है कि हाँ भाई, फेस्टिव सीजन के लिए जो ये लैंडिंग पेज है वो बनाया गया, वेबसाइट जो है वो फेस्टिव सीजन पे कुछ स्पेशल कर रही है। तो वो चीज भी आप ट्राई कर सकते हैं। अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट जैसी ब्रांड्स जो है वो अक्सर ये करती हैं। मैं कुछ अगर स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगा। सेकंड जो चीज है दैट इज आपको प्रमोशनल ऑफर्स लेकर आना है, आपको डिस्काउंट्स लेकर आने हैं, आपको कूपन्स लेकर आना है, या फिर आप जो है कुछ अपने बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो है उनका बंडल बना सकते हैं। देखिए, ये करना पड़ेगा आपको। फेस्टिव सीजन का मतलब ही प्रमोशंस हैं एंड डिस्काउंट्स हैं। इसके साथ या इसके चारों तरफ ही ना फेस्टिव सीजन की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो घूमती है। अब प्रमोशनल ऑफर्स आप लेकर आते हैं तो रिटर्निंग कस्टमर्स आपके बढ़ते हैं। प्रमोशनल ऑफर्स, डिस्काउंट्स, कूपन्स वगैरह लेकर आते हैं तो नए कस्टमर्स आपके जुड़ते हैं आपके साथ, आपके ब्रांड का जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, राइट। बट इसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर। जो आपका पिक्सल है, आपको बहुत ध्यान से पिक्सल के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, किस किस टाइप के इवेंट्स हुए हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा, पिछले 30 दिन में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, उससे पहले पिछले 60 दिनों में कौन कौन से इवेंट्स हुए, पिछले 90 दिनों में कौन कौन से इवेंट्स हुए, पिछले 7 दिनों में कौन कौन से इवेंट्स हुए। उनके बेसिस पे आप ऑडियंस का सेग्रीगेशन करते हैं, फिर उस सेग्रीगेशन के बेसिस पर आप अपने परफॉर्मेंस मार्केटिंग ड्रिवन जो कैंपेन्स हैं उनको फायर करते हैं। सेम चीज आप गूगल एड्स में भी करते हैं कि अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटा कौन सी है, किस टाइप की एग्जिस्टिंग डेटा है, और उसके अंदर जो एक्टिव मेंबर्स, मतलब अगर मैं ऑडियंस सेट की स्पेसिफिकली बात करूं तो ऑडियंस सेट के अंदर कितने एक्टिव मेंबर्स हैं और उनको किस तरीके से हम सेगमेंट करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑफर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो कैंपेन्स हैं उनको हम लोग फायर कर सकते हैं उनके लिए। तो इसके लिए जरूरी है कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है, जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट भी है जो कि आपकी ऑफलाइन होती, उसको भी आप इंपोर्ट करें। उसके ऊपर भी आप जो है वो फेस्टिव सीजन बेस्ड जो आपके कैंपेन्स है वो आप फायर कर सकते हैं। देखिए, जब मैं फेस्टिव सीजन परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल बात कर रहा हूं नए कस्टमर्स को एक्वायर करने की। इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो पुराने आप कस्टमर्स हैं उनको भी आप और कैसे ऑफर्स दे सकते हैं। ऐड टू कार्ट इवेंट वाले जो आपके
इंटरैक्शंस वाले लोग हैं उनको आप किस तरीके से और ज्यादा ऑफर्स दे सकते हैं। तो बहुत ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा ऑडियंस लेवल पर। दैट्स वेयर द एक्चुअल सेगमेंटेशन टेक्स प्लेस इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एरिना। जब भी मैं सेगमेंटेशन की बात करता हूं परफॉर्मेंस मार्केटिंग के रेफरेंस में, तो वहां पर जो मेन चीज है वो क्या है कि ऑडियंस के ही बेसिस पे तो आप सेगमेंटेशन करेंगे। ऑडियंस का मतलब ऑडियंस और ऑडियंस के इंटरैक्शंस के बेसिस पर ही सेगमेंटेशन होता है। तो क्या डिस्काउंट्स देने, किस तरीके से डिस्काउंट्स देने, किस तरीके से गिफ्ट कूपन्स देने, इन्हीं सब चीजों के लिए तो आप अपने पिक्सल्स वगैरह को रिच करते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सप्लाई चेन। मार्केटिंग में तो हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल देते हैं, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हम लोग बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल देते हैं, बट कई बार जो थोड़े से नए खिलाड़ी है ना, वो सप्लाई चेन के ऊपर काम करना या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर काम करना भूल जाते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो बहुत सारे कैंसिलेशंस भी होंगे, बहुत सारे कैंसिलेशंस भी होंगे तो बहुत सारे आरटीओज भी होंगे, और आपको ये भी फिगर आउट करना है कि आप बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी ना ऑर्डर को प्रोसेस करके, डिस्पैच करके सामने वाले कंज्यूमर तक पहुंचा पाए। तो आपको अपनी सप्लाई चेन के ऊपर, आपको अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैंने अक्सर देखा है कि जो नए ब्रांड्स ओनर्स हैं वो इन सब चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तो इन सब चीजों के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले ये वाला पॉइंट आपको बता दिया कि यू हैव टू प्रिपेयर योर वेबसाइट फॉर फेस्टिव सीजन। एंड फोर्थ इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग यूजीसी कंटेंट एंड इन्फ्लुएंसर बेस्ड कंटेंट। स्पेसिफिकली यहाँ पर जो आप कुछ जो निशेस देख रहे हैं, जैसे ज्वेलरी निश है, अपरेल निश है, शूज वाली, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और यूजीसी कंटेंट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। तो फेस्टिव सीजन स्पेसिफिक जो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, जो टेस्टिमोनियल्स वगैरह हो सकते हैं, रिव्यूज हो सकते हैं, आपके पुराने कस्टमर्स के फेसेस पे बेस्ड यूजीसी कंटेंट हो सकता है, उसकी आपको तैयारी करके पहले से ही रखनी है। कुछ फेस्टिव सीजन बेस्ड आप वीडियो कैंपेन्स को शूट कर सकते हैं, वो आपको करना है। वीडियो कैंपेन्स का यहाँ पर मतलब ये है कि वीडियो एज एन एड। वीडियो कैंपेन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो कैंपेन की स्पेसिफिकली बात करूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज कि वीडियो को जो है ना उसको तैयार करके हमको रखना है, प्रोडक्शन अच्छा करना है वीडियो का, ठीक है, कुछ स्टोरी बिल्डअप करनी है। तो वो सारी चीजों को अगर आप करेंगे देन डेफिनेटली यू कैन लेवरेज द फेस्टिव सीजन फॉर D2C ब्रांड्स। कभी भी जब भी आप मार्केटिंग करेंगे आप हमेशा इस टाइप का जो ग्राफ है वो देखेंगे। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपको इस टाइप का ग्राफ मिले, या आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में तो आपको इस टाइप का ग्राफ दिखेगा, बट अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे, लेट्स से अगर आप 1 साल देखेंगे, 6 महीने देखेंगे, तो वहां आपको अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं। और 1 साल में आपको फेस्टिव सीजन का जो ये वाला फेज मिलता है ना, इसको आपको बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना है, स्पेशली जब आपकी ऑडियंस इंडियन हो। आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।